गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस। इस सेशन में हम नेमराज सुंडा इंग्लिश बुक के 9वें सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 9th नंबर का सब्जेक्ट है प्लांट फिजियोलॉजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। प्लांट फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्लांट फिजियोलॉजी। द थियरी ऑफ इवोल्यूशन वाज गिवन बाय चार्ल्स वार्ड, यानी कि जैविकवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो जैववाद का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, फोटो रेस्पायरेशन इज एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस, यानी कि फोटो रेस्पायरेशन जो होता है एक प्रकार का एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस होता है। फोटो रेस्पायरेशन जो होता है एक प्रकार का एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मास फ्लो इज अफेक्टेड बाय ट्रांसपायरेशन, यानी जो मास फ्लो होता है किसके द्वारा अफेक्टेड होता है? तो मास फ्लो जो होता है वो ट्रांसपायरेशन के द्वारा अफेक्टेड होता है। और जो ट्रांसपायरेशन होता है किसके द्वारा मापा जाता है? तो ट्रांसपायरेशन जो होता है इसके लिए ट्रिक है पोट्रा इसके लिए ट्रिक है पोट्रा, यानी कि फोटोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ट्रांसपायरेशन मापा जाता है। और एक आता है इवेपो ट्रांसपायरेशन मापने के लिए। तो इवेपो ट्रांसपायरेशन मापने के लिए USB क्लास A इवापोरीमीटर का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए ट्रिक है ई फॉर इवा, ई से इवापोरेशन, फिर ई से हो जाएगा इवापोरीमीटर। जबकि इवेपो ट्रांसपायरेशन मापने के लिए, यानी दोनों को मापने के लिए ट्रिक है इटली, यानी कि इटली में ET से हो जाएगा इवेपो ट्रांसपायरेशन, LY से हो जाएगा लाइसीमीटर, और लास्ट में I लगा देंगे तो इवेपो क्या कहते हैं, लाइसीमीटर को हम इरोमीटर के नाम से भी जानते हैं। और एक और कन्फ्यूजन आता है क्या? तो स्टोमेटल बिहेवियर, इसके लिए ट्रिक क्या है? तो इसके लिए ट्रिक है पोरोस्टो। इसके लिए ट्रिक क्या है? तो इसके लिए ट्रिक है पोरोस्टो, यानी कि पोरोस्टो का मतलब होता है स्टोमेटल बिहेवियर, यानी कि स्टोमेटल बिहेवियर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्टोमेटल बिहेवियर को मापने के लिए पोरोस्टो ट्रिक का प्रयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत पोरो का मतलब होता है पोरोमीटर, यानी पोरोमीटर से स्टोमेटल बिहेवियर मापा जाता है, जबकि फोटोमीटर से ट्रांसपायरेशन मापा जाता है। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ फैट टू शुगर अकर्स इन, यानी कन्वर्जन ऑफ फैट टू शुगर अकर्स इन, यानी कि जो फैट से शुगर का कन्वर्जन होता है इसे क्या कहते हैं? तो ग्लाइऑक्सिसोम्स के नाम से जाना जाता है। फिर से जो फैट से शुगर में कन्वर्जन होता है, यानी कि जब फैट से शुगर में कन्वर्जन होता है तो उसे किस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है? जब फैट शुगर में कन्वर्ट होता है तो उसी को हम ग्लाइऑक्सिसोम्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है फोटो रेस्पायरेशन अकर्स इन, यानी फोटो का रेस्पायरेशन कहाँ पर देखने को मिलता है? तो फोटो का रेस्पायरेशन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल को हम थाइलेकाइड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो थाइलेकाइड भी ऑप्शन में रहता है, कहीं कहीं पर थाइलेकाइड ऑप्शन आता है, तो थाइलेकाइड लगाया जाएगा। अगर थाइलेकाइड नहीं रहेगा तो फिर इसके बाद क्लोरोफिल रहेगा, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया है, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है एक प्रकार का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रक्रिया होता है। यानी कि इसमें क्या होता है? तो इसमें होता क्या है कि C6, यानी कि फोटोसिंथेसिस किससे होता है? तो फोटोसिंथेसिस H2O में जब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि पौधा H2O की जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है तो इससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम C6H12O6 के नाम से जानते हैं, और ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो इसमें जल से जो ऑक्सीजन निकला है, यानी कि इसमें जल से जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है इसे क्या कहते हैं? तो जल से जो ऑक्सीजन बना है उसी को हम रिडक्शनल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक, इसे रिडक्शन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज फॉर्मेशन हुआ है, इसे ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं।
ठीक, तो वहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रकार का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है फोटो सिस्टम सेकेंड इज एब्सेंट इन, यानी कि जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है या फिर फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है यानी फोटोसिंथेसिस सेकेंड जो होता है वो किस में एब्सेंट रहता है? C4 प्लांट में एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एज ग्लायो ऑक्सीलेट साइकिल्स, यानी कि जब फैट से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, यानी कि जब फैट का कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट में होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जब फैट से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है तो उस कन्वर्जन प्रक्रिया को ग्लायो ऑक्सीलेट साइकिल के नाम से जानते हैं, ग्लायो ऑक्सीलेट साइकिल के नाम से जानते हैं। जबकि फैट से जब शुगर का कन्वर्जन होता है, यानी कि फैट का कन्वर्जन जब शुगर में होता है तो उसे हम ग्लाइऑक्सीसोम्स के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जब फैट से शुगर बन रहा है तो उसे ग्लाइऑक्सीसोम्स कहते हैं, जबकि फैट से जब कार्बोहाइड्रेट बन रहा है तो उसी को हम ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है प्रिकर्सर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड, यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड का प्रिकर्सर क्या होता है? तो इंडोल एसिटिक एसिड का प्रिकर्सर जो होता है वो ट्रिप्टोफैन होता है, या फिर कहीं कहीं पर आक्जिन देखने को मिलता है, यानी कि आक्जिन कहीं कहीं पर आक्जिन देखने को मिलता है। तो इसके लिए ठीक है अटेम, यानी कि आक्जिन का प्रिकर्सर क्या होता है? तो ट्रिप्टोफैन होता है। और आक्जिन के भी अंदर अगर जाएगा तो इंडोल एसिटिक एसिड का प्रिकर्सर क्या होता है? तो ट्रिप्टोफैन होता है। कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है? तो इसमें जिंक सहायता करता है इसके सिंथेसिस में, ठीक, यानी ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस में, आक्जिन के सिंथेसिस में जिंक हेल्प करता है। दूसरे नंबर पर आता है इथाइलिन। इथाइलिन का प्रिकर्सर क्या होता है? तो इथाइलिन का प्रिकर्सर जो होता है वो इथाइलिन का प्रिकर्सर क्या होता है? तो इथाइलिन का प्रिकर्सर जो होता है मेथियोनिन होता है, ठीक, मेथियोनिन होता है। फिर इसके बाद आता है एटेमैक, यानी ए से क्या हो जाएगा? तो ए से आपका ए से क्या हो जाएगा? तो ए से याद नहीं आ रहा इससे मैं अटीमैक ठीक, के है के से है कुरुसावा, ऐसे करके है कुरुसावा, याद नहीं आ रहा है। एबीए क्या है? हाँ एबीए होगा, एबीए का जो है कुरुसावा होगा क्या? थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, थोड़ा सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? तो प्लांट फिजियोलॉजी के पिता जो होता है स्टीफन हंस को कहा जाता है, जबकि हमारे भारत में प्लांट फिजियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो जेसी बोस को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी जेसी बोस को कहा जाता है। कोबाल्ट इज एन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, यानी कि कोबाल्ट जो होता है किसका अवयव होता है? तो कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 का अवयव होता है। लॉ ऑफ टॉलरेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि लॉ ऑफ टॉलरेंस किसके द्वारा दिया गया था? तो यह शेफर्ड नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। फिर से लॉ ऑफ टॉलरेंस किसके द्वारा दिया गया था? तो लॉ ऑफ टॉलरेंस जो है शेफर्ड नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ पर हमें देखने को मिलती है? तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो होती है वो हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। जबकि क्रेब्स साइकिल जिसे हम ईटीसी साइकिल के नाम से भी जानते हैं, यह कहाँ पर घटित होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होती है, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होती है। यानी ईटीसी को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और फिर इसके बाद सी से पता नहीं क्या होता है। नेक्स्ट, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है वो पायरूवेट होता है, और यह 2 मॉलिक्यूल्स में कंप्लीट होता है, यानी कि पायरूवेट का फॉर्मेशन जो होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है लाइट और हील रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि लाइट रिएक्शन कह लो या फिर उसी को हम हील रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। यह कहाँ पर होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम होता है, यानी कि लाइट या हील रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी लाइट और हील रिएक्शन कहाँ पर होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में देखने को मिलता है। डार्क रिएक्शन और कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस, डार्क रिएक्शन को हम कैल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं, जबकि लाइट रिएक्शंस को हिल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और डार्क रिएक्शन या फिर कैल्विन साइक्लिंग कहाँ पर होता है? तो यह स्टोमा के क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होता है, यानी कि स्टोमा का मतलब होता है अंधेरा एंड ग्रेना का मतलब होता है उजाला।
ठीक है। स्ट्रोमा अंधेरे में होता है, जबकि क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन अंधेरे में होता है, लाइट रिएक्शन लाइट की उपस्थिति में होता है। तो ग्रीन आइस से संबंधित है और डार्क रिएक्शन से स्ट्रोमा संबंधित है। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो पूरे विश्व में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाने वाली का नाम है रिबुस्को, ठीक, रूबिस्को। और यह क्या होता है, तो यह रूबिस्को, ठीक, यह रूबिस्को होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने के लिए कितने एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हाईएस्ट वाटर यूज इफिशियंसी ऑर्डर, यानी कि सबसे ज़्यादा वाटर यूज इफिशियंसी किसका होता है। तो सबसे ज़्यादा वाटर यूज इफिशियंसी CM प्लांट का होता है, फिर दूसरे नंबर पर C4 प्लांट का होता है, फिर तीसरे नंबर पर C3 प्लांट का होता है। नेक्स्ट, क्रांज टाइप ऑफ एनाटॉमी फाउंड इन, यानी कि क्रांज टाइप एनाटॉमी किस में पाया जाता है। तो क्रांज टाइप का एनाटॉमी जो होता है वो C4 प्लांट में पाया जाता है। केल्विन साइकिल एंड हैच स्लैग अकर्स इन, यानी केल्विन साइकिल और हैच स्लैग कहाँ पर पाया जाता है। तो केल्विन साइकिल एंड हैच स्लैग साइकिल कहाँ पर देखने को मिलता है। तो केल्विन साइकिल या फिर हैच स्लैग साइकिल जो होता है यह क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस रेट हाईएस्ट इन, यानी कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस रेट किस में देखने को मिलता है। तो फोटोसिंथेटिक रेट हाईएस्ट, यानी कि फोटो का सिंथेटिक रेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है। तो C4 प्लांट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ शुगर, यानी कि ग्लूकोज किस प्रकार का शुगर होता है। तो ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसेक्राइड होता है, यानी कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, इसीलिए ग्लूकोज मोनोसेक्राइड होता है। जबकि गुलेला से मक्का फोड़ो, यानी कि गर्लफ्रेंड साहिबा गुलेला से मक्का फोड़ो जो ट्रिक बनाए हैं, यह सभी जो होते हैं वो डाइसेक्राइड यानी कि सेक्राइड शुगर होते हैं। एक आपका ग्लूकोज हो गया, एक आपका सुक्रोज हो गया। ग्लूकोज और सुक्रोज ये मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आते हैं, जबकि गर्लफ्रेंड साहिबा गुलेला से मक्का फोड़ो जिसके लिए हम ट्रिक बनाए हैं वह सभी डाइसेक्राइड्स होते हैं, ठीक। शुगर्स विच इज स्वीटेस्ट एमंग द ऑल शुगर्स, यानी सभी प्रकार के शुगर्स में सबसे मीठा शुगर कौन सा होता है। तो यह फ्रक्टोज होता है और सभी प्रकार के फलों में फ्रक्टोज शुगर ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल्स ऑफ डाइसेक्राइड्स क्या होता है। तो डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल आपका माल्टोज आता है, लैक्टोज आता है, सुक्रोज आता है। सॉरी सुक्रोज जो होता है वो गलत हो गया। यहाँ पर हम जो बोले थे भाई ग्लूकोज केवल मोनोसेक्राइड था, केवल ग्लूकोज मोनोसेक्राइड होता है। इसके बाद सभी हमको इस एग्जाम्पल में जो है डाइसेक्राइड देखने को मिल रहा है, जिसके अंतर्गत आपका माल्टोज आता है, लैक्टोज आता है एंड सुक्रोज आता है, ठीक। ये तीनों क्या होते हैं, तो ये तीनों जो होते हैं डाइसेक्राइड के अंतर्गत आता है, जबकि ग्लूकोज आपका मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आता है। तो माल्टोज के लिए क्या होता है, तो माल्टोज के लिए मक्का ट्रिक है, और लैक्टोज के लिए क्या है तो गुलेला ट्रिक है, एंड ठीक। और सुक्रोज के लिए कौन सा ट्रिक है, तो ग्लूकोज के लिए यानी कि ग्लूकोज तो यानी कि सुक्रोज जो होता है 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, इसीलिए इसका ट्रिक क्या है तो गर्लफ्रेंड साहिबा। और ट्रिक हम इसको मैनेज कर देते हैं, तो गर्लफ्रेंड साहिबा गुलेला से मक्का फोड़ो। तो गर्लफ्रेंड साहिबा का सीधा सीधा मतलब हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर सुक्रोज हो जाएगा गर्लफ्रेंड साहिबा से। और इसके बाद गुलेला यानी कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टेज बराबर होता है लैक्टोज, हो गया गुलेला से मक्का फोड़ो, यानी माल्टोज बराबर क्या होता है, तो माल्टोज बराबर होता है माल्टोज बराबर क्या होता है, तो माल्टोज मक्का फोड़ो, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। गर्लफ्रेंड साहिबा सॉरी ट्रिक गलत बन रहा है। माल्टोज के लिए ट्रिक क्या है, गर्लफ्रेंड साहिबा, यानी कि गर्लफ्रेंड साहिबा जी से क्या हो जाएगा, तो जी से ग्लूकोज हो जाएगा, गर्लफ्रेंड फ्रक्टोज हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर शुगर बनाते हैं। और इसके बाद गुलेला यानी कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। फिर उसके बाद मक्का फोड़ो, यानी माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है माल्टोज, सॉरी हो गया सही। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा होता है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपका शुक्र हो जाता है, यानी कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कौन सा आता है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपका शुक्र हो जाता है। शुगर फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड, यानी कि जो जर्मिनेटिंग सीड होता है उसमें कौन सा शुगर पाया जाता है, इसमें माल्टोज पाया जाता है। फिर से जर्मिनेटिंग सीड में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो जर्मिनेटिंग सीड में आपका माल्टोज शुगर पाया जाता है। लैक्टोज जिसे हम मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, ये कम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस लैक्टोज के ये कम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, क्योंकि लैक्टोज होता है मिल्क शुगर कहलाता है, और ये एक प्रकार
प्रकार का डाइसेक्राइड्स होता है। टर्म प्रोटीन वाज कॉइन्ड बाय माउल्डर इन 1840 ईस्वी में, यानी कि प्रोटीन टर्म किसने सर्वप्रथम दिया था? तो प्रोटीन टर्म को देने वाले साइंटिस्ट का नाम माउल्डर है, जो कि 1840 ईस्वी में इन्होंने दिया था। द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय डब्ल्यू कूटिन्स नामक साइंटिस्ट ने, यानी कि एंजाइम टर्म किसने दिया था? तो एंजाइम टर्म सर्वप्रथम डब्ल्यू कूटिन या फिर डब्ल्यू कुहेंस नामक डब्ल्यू कुहेंस है, लेकिन इसमें दिया है डब्ल्यू कूटिन्स। ठीक, और इसी में प्लांट फिजियोलॉजी में कर्टिस नामक साइंटिस्ट हैं जो कि बताए थे कि ट्रांसपायरेशन एक आवश्यक बुराई होती है, कर्टिस नामक साइंटिस्ट ने बनाया था कि ट्रांसपायरेशन पौधों के लिए आवश्यक तो होता है, लेकिन जो है पानी की बहुत ज़्यादा इसमें लॉस होती है। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि ट्रांसपायरेशन एक आवश्यक बुराई होती है, क्योंकि जितने भी प्लांट ट्रांसपायरेशन करते हैं वो ट्रांसपायरेशन करने के बाद उनका सतह या फिर लीफ का सरफेस हो, चाहे कोई भी सरफेस हो, वो ठंडा होता है। यानी कि ट्रांसपायरेशन के बाद पौधों में ठंडी आती है या फिर पत्तियों पे ठंडी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय फिशर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। फिर से लॉक एंड की मॉडल किसने दिया था? तो लॉक एंड की मॉडल जो है फिशर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। टर्म विटामिन वाज प्रपोज्ड बाय फंक नामक साइंटिस्ट, यानी कि विटामिन टर्म किसने दिया था? तो विटामिन टर्म जो है फंक नामक साइंटिस्ट ने कब दिया था? तो 1912 ईस्वी में इन्होंने दिया था क्या? विटामिन टर्म को। जबकि SPL सोरेनसन ने pH टर्म को 1919 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड दैट ज्वाइंस एमिनो एसिड, यानी कि एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो कार्बोक्सिल बॉन्ड पाया जाता है। यानी कि एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो एमिनो एसिड में कार्बोक्सिल बॉन्ड पाया जाता है। यानी कि एमिनो एसिड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो एमिनो एसिड में जो होता है वो कार्बोक्सिल बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रांच एनाटॉमी वाज शो बाय व्हिच ग्रुप ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो क्रांच एनाटॉमी होता है वो किस प्रकार के प्लांट्स में पाया जाता है? तो क्रांच एनाटॉमी जो होता है वो C4 प्लांट्स में देखने को मिलता है। C4 प्लांट्स में क्रांच एनाटॉमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज्ड द टर्म फ्लोरिजन फॉर ए फ्लावरिंग स्टिमुलस हार्मोन? M. चाणक्यन, यानी कि हु यूज द टर्म फ्लोरिजन फॉर ए फ्लावरिंग स्टिमुलस हार्मोन्स, यानी फ्लावरिंग स्टिमुलस हार्मोन के लिए फ्लोरिजन टर्म किसने प्रयोग किया था? तो फ्लावरिंग स्टिमुलस हार्मोन्स के लिए फ्लोरिजन टर्म किसने प्रपोज किया था? तो यह M. चाणक्यन नामक साइंटिस्ट द्वारा फ्लोरिजन टर्म जो है दिया गया था, जो कि फ्लावरिंग स्टिमुलस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मिनरल एलिमेंट विच इज इन्वॉल्व्ड इन स्टोमेटल मूवमेंट? पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनरल एलिमेंट, अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनरल एलिमेंट विच इज इन्वॉल्व्ड इन स्टोमेटल मूवमेंट, यानी कि स्टोमेटल मूवमेंट के लिए कौन सा मिनरल एलिमेंट इन्वॉल्व होता है? तो आपको पोटेशियम होता है। फिर से स्टोमेटल मूवमेंट के लिए कौन सा मिनरल एलिमेंट इन्वॉल्व होता है? तो स्टोमेटल मूवमेंट के लिए कौन सा मिनरल एलिमेंट इन्वॉल्व होता है? तो आपका पोटेशियम होता है। पोटेशियम जो होता है वो स्टोमेटा के ओपनिंग में भी रेगुलेशन करता है, यानी कि पोटेशियम आयन जो होता है वो पोटेशियम जो एलिमेंट्स होता है या स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों को रेगुलेट करने का काम करता है। जबकि ABA जो होता है केवल स्टोमेटा को बंद करने का काम करता है, न कि उसको खोलने में। ठीक, इसीलिए ABA को हम स्टोमेटा क्लोजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, जबकि पोटेशियम को स्टोमेटा रेगुलेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, यानी कि लाइट रिएक्शन जो होता है फोटोसिंथेसिस में कहाँ पर होता है? तो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन होता है यह कहाँ पर होता है? तो थाइलेकॉइड्स में होता है, या फिर क्लोरोप्लास्ट में होता है, या फिर क्लोरोफिल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकिंग ऑफ सीड डर्मेंसी बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ मॉइस्ट सीड इज टर्म्ड एज स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि जब हम मॉइस्ट सीड के फिर से ब्रेकिंग ऑफ सीड डर्मेंसी बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ मॉइस्ट सीड इज टर्म्ड एज स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेकिंग ऑफ सीड डर्मेंसी बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ मॉइस्ट सीड इज टर्म्ड एज, यानी कि सीड की डर्मेंसी को तोड़ने के लिए जब हम मॉइस्ट सीड का लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट करते हैं तो उसी को हम स्ट्रेटिफिकेशन के नाम से जानते हैं। फिर से सीड की डर्मेंसी को तोड़ने के लिए जब हम लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट करते हैं
मॉइस्ट सीड का, तो उसी को हम स्ट्रेटिफिकेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, यानी आरएनए का सिंथेसिस कहाँ पर होता है? तो आरएनए का सिंथेसिस जो होता है वो राइबोसोम्स पर देखने को मिलता है। और राइबोसोम्स कहाँ पर पाए जाते हैं? तो राइबोस जो होता है वो यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। स्मूथ ठीक, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही राइबोसोम्स द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर केवल लिपिड का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इसेंशियल फैक्टर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि सीड के जर्मिनेशन के लिए कौन सा आवश्यक फैक्टर होता है? तो उसका नाम है एयर, यानी कि सीड के जर्मिनेशन के लिए कौन सा आवश्यक फैक्टर होता है? तो आपका एयर होता है। नेक्स्ट है सोकिंग अप ऑफ वाटर बाय ड्राई सब्सटेंस ड्यू टू हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स दैट इज कॉल्ड इम्बिबिशन। फिर से, सोकिंग अप वाटर बाय ड्राई सब्सटेंसेस ड्यू टू हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स, यानी हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स के कारण ड्राई सब्सटेंस यानी जितने भी सूखे हुए पदार्थ होते हैं उसमें वाटर का सोकिंग अप क्या कहलाता है? तो इम्बिबिशन कहा जाता है, यानी कि बरसात में लकड़ियों का फूलना और सूखे हुए लकड़ियों का भारी होना, यानी कि भारी होना, ये सभी जो होता है किसका उदाहरण है? तो इम्बिबिशन का उदाहरण होता है। फिर से क्या कह रहा है? तो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स के कारण जो इतने भी सूखे हुए पदार्थ होते हैं उसमें ठीक जितने भी सूखे हुए पदार्थ होते हैं उसमें वाटर का सोकिंग होना, या फिर उस जितने भी सूखे हुए पदार्थ होते हैं वो पानी को सोखते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इम्बिबिशन कहते हैं। और सोख कर उसको फूल जाते हैं, तो इसी को इम्बिबिशन कहते हैं। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इन ए हाइपरटोनिक सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। फिर से, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इन ए हाइपरटोनिक सोल्यूशन, यानी हाइपरटोनिक सोल्यूशंस में वाटर के आउटर फ्लो के कारण प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है इसमें जो सोल्यूट रहता है, इसमें सोल्यूट की जो मात्रा होती है वो बहुत गाढ़ी रहती है, इसमें सोल्यूट की मात्रा बहुत गाढ़ी रहती है, ठीक, बहुत गाढ़ी रहती है। जबकि जब इसमें हम कोई सेल डालते हैं, ठीक, इसमें कोई सेल डालते हैं तो पानी का नेचर होता है कि पानी जो होता है वो कम से अधिक के तरफ जाता है, यानी पानी का नेचर होता है कि जहाँ पर भी बहुत कंसनट्रेटेड चीज़ देखेगा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कठोर चीज़ देखेगा तो उस तरफ भाग के जाएगा। तो यह प्रक्रिया जो होता है क्या कहलाता है? तो ये प्रक्रिया जो होता है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाता है, ठीक, यही प्रक्रिया हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाता है। जब इसमें हमसे कोई सीड या फिर कोई सेल डालेंगे तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस सीड की अपेक्षा इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यह सिकुड़ जाएगा, यानी कि इसमें जब हम डालेंगे तो यह सिकुड़ जाएगा, तो इसी को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। जबकि एक और कंडीशन बनता है, दूसरा कंडीशन है इसमें, जब सोल्यूट की मात्रा कम होती है और जो सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे सीड सॉल्वेंट हो जाता है और ये आपका नीचे वाला सोल्यूट हो जाता है। जब इसको हम इसमें डालेंगे, सीड को इसमें डालेंगे तो ये जो होता है इसमें जाकर, यानी कि इसमें जाकर फिर से सॉरी ये बहुत गाढ़ी संरचना है, ठीक, ये बहुत गाढ़ी सोल्यूट है। सोल्यूट में इसमें जब हम कोई सीड डालते हैं तो इस सीड से जो है पानी बाहर निकल के चला आता है, क्योंकि इस सीड से भी गाढ़ा ये सोल्यूशन है, तो इसी को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा कंडीशन ये बनता है, ये बहुत हल्का संरचना है, ठीक, केवल बहुत ही कम मात्रा में पानी इसमें पाया जाता है, ठीक, पानी का बहुत यानी इसमें केवल पानी है। जब इसमें हम कोई सीड डालते हैं तो पानी का नेचर होता है कि पानी का नेचर होता है कि कम से ज़्यादा की तरफ जाना, तो पानी जो होता है वो ज़्यादा कंसनट्रेट तक जाएगा, तो ये सीड जो होता है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्राई मैटर हैं, तो पानी इसमें जाएगा तो फूल जाएगा। तो चना का फूलना जो होता है वो चना का फूलना, ठीक, चना का फूलना क्या कहलाता है? तो चना का फूलना जो होता है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। और अंगूर का पिचकना क्या कहलाएगा? तो अंगूर का पिचकना जो है पिचकना क्या कहलाएगा? तो ये आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। और अंगूर के पिचकने को, यानी कि अंगूर के पिचकने को कौन सा नाम देते हैं? तो अंगूर के पिचकने को जो है हम
इंडोऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं, जबकि अंगूर के चने के फूलने को जो है एक्सोऑस्मोसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक, अंगूर के अंदर अपने अंदर ले रहा है ना, तो अंगूर से पानी बाहर निकल रहा है तो यह एक्सोऑस्मोसिस है। सॉरी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में एक्सोऑस्मोसिस होता है, यानी कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में एक्सोऑस्मोसिस होता है। ठीक, और हाइपोटोनिक सोल्यूशंस में क्या होता है, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशंस में जो होता है यह इंडोऑस्मोसिस होता है, यानी कि इंडो का मतलब अपने अंदर लेता है, सीड अपने अंदर पानी लेता है, जबकि एक्सोऑस्मोसिस का मतलब होता है सीड जो होता है वो अपने अंदर से पानी बाहर निकालता है। ठीक, तो इसी को हम इंडो एक्सोऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। और जब सीड पानी अपने अंदर से बाहर निकलता है, यानी कि सीड जब अपने अंदर से पानी बाहर निकालता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसी को इंडो एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। तो एक्सोऑस्मोसिस किस में देखने को मिलता है, तो एक्सोऑस्मोसिस जो होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में देखने को मिलता है, जबकि इंडोऑस्मोसिस जो होता है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में देखने को मिलता है। हो गया कंप्लीट हमारा सेशन, हो गया कंसेप्ट क्लियर। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इन ए हाइपोटोनिक सोल्यूशन, यानी कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वाटर का फ्लो जब बाहर की तरफ होता है, यानी कि हाइपोटोनिक सोल्यूशंस में किसी भी प्रोडक्ट से पानी जब बाहर की तरफ निकलता है, ठीक, तो इस प्रकार के प्रोडक्ट में जो प्रोटोप्लाज्म रहता है वो सिकुड़ जाता है। जैसे कि अंगूर का जब हम पानी शुगर के सोल्यूशन में डालते हैं, यानी कि अंगूर को जब हम गाढ़े शुगर के सोल्यूशन में अंगूर को डालते हैं, ठीक, अंगूर को डालते हैं तो अंगूर जो होता है वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो उसी को जो है प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं। और यह किस प्रकार का प्रोसेस है, तो सिकुड़ना जो होता है वो एक्सोऑस्मोसिस का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज समव्हाट गुड ऑन C4 प्लांट बिकॉज दे इफिशिएंट यूजर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज समव्हाट गुड ऑन C4 प्लांट्स बिकॉज दे इफिशिएंट यूजर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव होता है यह C4 प्लांट्स के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि C4 प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर यूज कर लेते हैं। इसीलिए C4 प्लांट्स जो होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, इमर्सन एंड लेविस नामक साइंटिस्ट ने 1943 में क्या दिया था, तो इमर्सन एंड लेविस नामक साइंटिस्ट ने 1943 ईस्वी में दे ऑब्जर्व्ड दैट क्वांटम यील्ड डिक्लाइंड शार्पली एट वेवलेंथ ग्रेटर दैन 6 नैनोमीटर इन रेड जोन आल्सो कॉल्ड रेड ड्रॉप्स। फिर से इमर्सन एंड लेविस नामक साइंटिस्ट ने 1943 ईस्वी में क्या दिया था, तो इन्होंने बताया था, यानी इमर्सन एंड लेविस नामक साइंटिस्ट ने 1943 ईस्वी में बताया था, दे ऑब्जर्व्ड, यानी कि इन्होंने क्या प्राप्त किया था, द क्वांटम यील्ड, यानी कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो क्वांटम यील्ड होता है यह शार्पली जो होता है वो डिक्लाइंड होता है। कितने पर, तो यह वेव लेंथ ग्रेटर दैन 600 नैनोमीटर, यानी कि 600 नैनोमीटर से जब ज़्यादा वेव लेंथ होने लगता है तो उस समय जो क्वांटम यील्ड होता है वो डिक्लाइन होने लगता है। कहाँ पर, तो रेड जोन में, यानी कि रेड जोन आल्सो, यानी कि जो रेड जोन होता है इसी में उन्होंने देखा था, जिसे हम रेड ड्रॉप के नाम से जानते हैं। फिर से रेड जोन में, यानी रेड जोन में 600 नैनोमीटर से ऊपर वेव लेंथ जाने पर जो क्वांटम का यील्ड होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है। तो इस प्रोसेस को ही रेड ड्रॉप कहा गया है, किसके द्वारा, इमर्सन एंड लेविस नामक साइंटिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, द रेड स्पेक्ट्रम वेव लेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर टू 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट विच इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन बोथ शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट्स, यानी कि रेड स्पेक्ट्रम का वेव लेंथ कितना होता है, तो रेड स्पेक्ट्रम का जो वेव लेंथ होता है वह 580 नैनोमीटर से लेके 680 नैनोमीटर तक होता है। यही कहने का इसका मतलब है। फिर इसके बाद रेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट विच द मोस्ट इफेक्टिव फॉर इंड्यूसिंग ऑफ फ्लावरिंग बोथ शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि लॉन्ग डे प्लांट हो चाहे शॉर्ट डे प्लांट हो, दोनों के फ्लावर को इंड्यूस करने के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी जो रेड लाइट का, यानी कि रेड स्पेक्ट्रम के लाइट का वेव लेंथ होता है वो 580 नैनोमीटर से लेके 680 नैनोमीटर तक होता है। नेक्स्ट है ओत्तो
वारबर्ग क्या दिया था, तो ओत्तो वारबर्ग नामक साइंटिस्ट ने क्या दिया था, तो ओत्तो वारबर्ग नामक साइंटिस्ट ने 1920 ईस्वी में क्या दिया था, तो ओत्तो वारबर्ग नामक साइंटिस्ट ने 1920 ईस्वी में फाउंड द फोटोसिंथेसिस इन एल्गी, यानी कि ओत्तो वारबर्ग नामक साइंटिस्ट ने 1920 ईस्वी में एल्गी में फोटोसिंथेसिस को प्राप्त किया था। फिर से ओत्तो वारबर्ग नामक साइंटिस्ट ने 1920 ईस्वी में एल्गी में फोटोसिंथेसिस प्राप्त किया था। इनहिबिटेड बाय ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन का इनहिबिशन होता है, यानी कि फिर से ओत्तो वारबर्ग नामक साइंटिस्ट ने 1920 ईस्वी में क्या प्राप्त किया था, फाउंड दैट फोटोसिंथेसिस इन एल्गी, यानी कि इन्होंने एल्गी में फोटोसिंथेसिस को प्राप्त किया। वाज इनहिबिटेड बाय ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के द्वारा इनहिबिट किया गया। फिर से फाउंड दैट फोटोसिंथेसिस इन एल्गी वाज इनहिबिटेड बाय ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के अलावा एल्गी में इन्होंने फोटोसिंथेसिस प्राप्त किया। कौन, ओत्तो वारबर्ग नामक साइंटिस्ट ने 1920 ईस्वी में। दिस अकर्स इन ऑल C3 प्लांट्स, यानी कि ये सभी जो होते हैं यानी कि ये सभी जो होते हैं वो C3 यानी दिस अकर्स इन ऑल C3 प्लांट्स, यानी कि बार्बर इफेक्ट जो होता है सभी प्रकार के C3 प्लांट्स में देखने को मिलता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज बार्बर इफेक्ट, यानी कि फिर से देख लेते हैं क्या है, तो ओत्तो वारबर्ग नामक साइंटिस्ट ने 1920 ईस्वी में प्राप्त किया कि फोटोसिंथेसिस एल्गी में होता है, और वहाँ पर किसके द्वारा होता है, तो ऑक्सीजन के अलावा भी होता है, यानी कि एल्गी में यानी कि ओत्तो वारबर्ग नामक साइंटिस्ट ने 1920 ईस्वी में बताया कि ऑक्सीजन के अलावा भी एल्गी में फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ठीक, फोटोसिंथेसिस हो सकता है। दिस अकर्स इन C3 प्लांट्स, यानी कि यह C3 प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, एंड दिस इफेक्ट, और इस प्रकार के इफेक्ट वारबर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द लाइट इंटेंसिटी एट विच द फोटोसिंथेसिस इंटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू द रेस्पिरेशन आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन पॉइंट, यानी कि जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फिर से द light intensity at which the photosynthetic intake of carbon dioxide is equal to the respiratory output of carbon dioxide, that is called compensation point यानी कंपनसेशन पॉइंट किसे कहते हैं, द लाइट इंटेंसिटी एट विच फोटोसिंथेटिक इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू द रेस्पिरेटरी आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि रेस्पिरेटरी के द्वारा जो निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा जो निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यदि यह फोटोसिंथेसिस में इंटेक किए गए कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है, तो इस प्रकार के लाइट इंटेंसिटी को हम कंपनसेशन पॉइंट के नाम से जानते हैं। फिर से रेस्पिरेशन के दौरान निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस के दौरान उपयोग में किया गया कार्बन डाइऑक्साइड का अगर लाइट इंटेंसिटी या फिर रेशियो दोनों का बराबर है, यानी दोनों के लाइट इंटेंसिटी का रेशियो बराबर है, तो उसी को हम कंपनसेशन पॉइंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, देयर फॉर नेट फोटोसिंथेसिस इज जीरो एट द कंपनसेशन पॉइंट, यानी कि कंपनसेशन पॉइंट पर जो नेट फोटोसिंथेसिस होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। फिर से देयर फॉर नेट फोटोसिंथेसिस इज जीरो एट कंपनसेशन पॉइंट, यानी कंपनसेशन पॉइंट पर जो नेट फोटोसिंथेसिस होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। नेक्स्ट है, द कोल्ड ट्रीटमेंट टू ए प्लांट बर्ड आर सेटलिंग इन ऑर्डर टू फुलफिल ए स्पेसिफिक लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट स्पेशली फॉर कूल लविंग प्लांट्स इज नोन एज वर्नलाइजेशन, यानी कि वर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देयर फॉर नेट द कोल्ड ट्रीटमेंट टू ए प्लांट बर्ड आर सेटलिंग इन ऑर्डर टू फुलफिल ए स्पेसिफिक लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट स्पेशली फॉर कूल लविंग प्लांट्स, यानी कि सभी प्रकार के जो ठंडी को पसंद करने वाले पौधे होते हैं उसमें कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है, तो यह प्लांट के बड पर दिया जाता है या फिर प्लांट के सीडलिंग पर दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है, तो ताकि उसमें जो है फ्लावरिंग, ठीक, उसमें क्या हो, तो उसमें फ्लावरिंग अच्छे से हो सके। तो यह एक प्रकार का लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट कहलाता है, तो इसी को हम वर्नलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और वर्नलाइजेशन टर्म किसने दिया था, तो वर्नलाइजेशन टर्म जो है वो टी.डी. लाइसेंको साइंटिस्ट ने 1920 ईस्वी में दिया था, यानी कि टी.डी. लाइसेंको नामक साइंटिस्ट ने 1920 ईस्वी में वर्नलाइजेशन टर्म को दिया था। नेक्स्ट है, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू एबव ग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड जाइलम, यानी कि जाइलम से, यानी जल से जाइलम संबंधित होता है एंड फूड से
फ्लोएम संबंधित होता है, यानी कि जल जाइलम से संबंधित होता है, यानी जाइलम जल से संबंधित होता है। एंड फूड फ्लोएम से संबंधित होता है। जो फूड होता है यानी फ्लोएम जो होता है या मल्टी डायरेक्शनल या फिर बाई डायरेक्शनल हो सकता है, जबकि जाइलम जो होता है केवल यूनी डायरेक्शनल होता है, क्योंकि यह नीचे से केवल ऊपर लेके जाता है। लेकिन फ्लोएम जो होता है वो सभी तरह यानी नीचे से ऊपर भी जाता है, ऊपर से नीचे भी जाता है और फिर अगल बगल साइड भी जाता है, तो इसीलिए इसे बाई डायरेक्शनल या फिर मल्टी डायरेक्शनल के नाम से जानते हैं। तो यही कहने का इसका मतलब यह है। हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर, मिनरल डिफिशियंसी इन प्लांट्स कैन बी क्विकली करेक्टेड बाय, यानी कि फोलियर स्प्रे, यानी कि अगर प्लांट्स में तुरंत हमें किसी मिनरल की डिफिशियंसी को ठीक करना है तो उसके लिए हम फोलियर स्प्रे का प्रयोग करते हैं। फिर से मिनरल डिफिशियंसी इन प्लांट्स कैन बी क्विकली करेक्टेड बाय, यानी कि यदि प्लांट्स में कोई मिनरल की डिफिशियंसी हमें दिख रही है तो उसको तुरंत ठीक करने के लिए फोलियर स्प्रे किया जाता है, जिसमें थाई यूरिया का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाटर मॉलिक्यूल एंगल बिटवीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 105 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से इन वाटर मॉलिक्यूल यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का एंगल के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, तो 105 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए। फिर से इन वाटर मॉलिक्यूल एंगल बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, तो 105 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए। नेक्स्ट है, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड एज होलार्ड, यानी कि द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, यानी कि सॉइल में टोटल उपस्थित पानी की मात्रा होलार्ड कहलाता है। फिर से टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, यानी कि पानी की कुल मात्रा, यानी कि सॉइल में उपस्थित पानी की कुल मात्रा क्या कहलाता है, तो यह होलार्ड कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मास फ्लो बटे के प्रेशर फ्लो थियरी फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड वाज गिवन बाय मुंज, यानी कि मास फ्लो बटे में मास फ्लो और प्रेशर फ्लो थियरी फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड, यानी फूड के मूवमेंट के लिए जो प्रेशर फ्लो थियरी है या फिर मास फ्लो थियरी है, यह किसके द्वारा दिया गया था, तो मुंज नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। फिर से मास फ्लो और प्रेशर फ्लो थियरी फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड, यानी कि फूड के मूवमेंट के लिए जो मास फ्लो थियरी दिया गया था या फिर जो प्रेशर फ्लो थियरी दिया था, किसके साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, तो यह मुंच नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट केमिकल प्रेजेंट इन द सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा रसायन होता है, तो उसका नाम है लिग्निन, यानी कि लिग्निन। ठीक, लिग्निन यानी कि सेल वॉल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला केमिकल कौन सा होता है या रसायन कौन सा होता है, तो लिग्निन होता है। नेक्स्ट है, एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मोन ड्यूरिंग स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस के दौरान कौन सा हार्मोन एक्यूमुलेट होता है, तो उसी को हम प्रोलिन नाम के नाम से जानते हैं। और प्रोलिन कहाँ से पैदा होता है, फिर से स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस के दौरान कौन सा हार्मोन का एक्यूमुलेशन होता है, तो पौधों में स्ट्रेस के दौरान, यानी कि पौधों में वाटर स्ट्रेस के दौरान कौन से हार्मोन का एक्यूमुलेशन होता है, तो उसका नाम है प्रोलिन। फोटो रेस्पायरेशन अकर्स इन C3 प्लांट्स इन लाइट ओनली, यानी कि C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पायरेशन केवल लाइट, यानी कि केवल लाइट की उपस्थिति में ही होती है, यानी कि C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पायरेशन की प्रक्रिया केवल लाइट की उपस्थिति में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ इंडोलेसिटिक एसिड, यानी ऑक्सीजन के सिंथेसिस में या फिर इंडोलेसिटिक एसिड के सिंथेसिस में कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व रहता है, तो ये आपका जिंक होता है, जो कि सहायता करता है किसके, तो ऑक्सीजन के सिंथेसिस में या फिर इंडोलेसिटिक एसिड के सिंथेसिस में। नेक्स्ट है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो एक तरफ प्रोटीन दिया है, दूसरी तरफ उसकी उपस्थिति दिया है। कोलाजन प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो मसल्स में पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो हेयर एंड नेल्स में पाया जाता है। फाइब्रोइन प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है, तो सिल्क में पाया जाता है। इलास्टिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो स्टिंग केपिंग में पाया जाता है। इंसेक्ट केपिंग में पाया जाता है। रेगुलेटरी प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो एंजाइम्स होते हैं, यानी कि सभी एंजाइम्स जो होते हैं वो रेगुलेटरी प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि सभी एंजाइम्स जो होते हैं वो रेगुलेटरी प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं। अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गया, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, क्योंकि राइबोजाइम एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है और इसमें डीएनए की मात्रा उपस्थित रहती है, जबकि सभी प्रकार के प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं। ठीक, और एंजाइम जो होता है वो कैटालिस्ट का काम करते हैं। एंजाइम की खोज कुहने नामक साइंटिस्ट ने किया था, यानी कि कुहने नामक साइंटिस्ट ने किया था। और ऊपर कुछ और दिया था, कर्टिस करके दिया था, क्यूटिस करके दिया था। ठीक, तो उन दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा तो लग जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, तो एक बार और देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन एंड उपस्थिति, यानी कि
कोलाजन प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है, तो मसल्स में कोलाजन प्रोटीन पाया जाता है। और केराटिन प्रोटीन जो होता है हेयर और नेल्स में पाया जाता है। फाइब्रोन प्रोटीन सिल्क में पाया जाता है। इलास्टिन प्रोटीन इंसेक्ट के विंग में पाया जाता है। रेगुलेटरी प्रोटीन जो होता है वो एंजाइम्स में पाया जाता है। अब टॉपिक शुरू हो जाएगा हमारा प्लांट फिजियोलॉजी। वो तो जनरल क्वेश्चन था जो कि प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित था। अब इसमें क्या दिया है, यूनिट नंबर फर्स्ट, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वाइटल और फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के फंक्शनल एक्टिविटी या फिर जीवित एक्टिविटी के रूप में अध्ययन करना ही प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। फिर से, प्लांट फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ वाइटल और फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के जीवित कार्यों का अध्ययन या फिर प्लांट के जीवित कार्यों का अध्ययन, यानी कि प्लांट के जीवित कार्यों के अध्ययन को ही हम प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। पहले नंबर पर टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, तो समझ लेते हैं डिफ्यूजन के बारे में। व्हाट डू यू मीन डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेड और डिस्पर्स इन ऑल डायरेक्शंस, यानी कि डिफ्यूजन का मतलब होता है मीन्स टू स्प्रेड और टू डिस्पर्स इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि डिफ्यूजन का मतलब होता है सभी डायरेक्शंस में डिस्पर्स होना या फिर सभी डायरेक्शंस में फैलना, यानी कि सभी डायरेक्शंस में फैलना या फिर सभी डायरेक्शंस में जो होता है वो डिस्पर्स होना। नेक्स्ट पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स फ्रॉम द रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन until a equilibrium is reached among molecules through the available space known as diffusion। एग्जाम्पल के तौर पे क्या आता है, तो स्प्रेडिंग ऑफ सेंट मॉलिक्यूल्स इन रूम से, यानी कि जो डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है, डिफ्यूजन की जो प्रक्रिया होती है विदाउट किसी मेम्ब्रेन के ही, जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई गैस मूवमेंट होती है तो उसी को हम डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। और डिफ्यूजन की क्रिया जो होती है वो गैस के रूप में भी हो सकती है, लिक्विड के रूप में भी हो सकती है और सॉलिड के रूप में भी हो सकती है, यानी कि डिफ्यूजन की प्रक्रिया जो होती है वो गैस के रूप में भी हो सकती है, लिक्विड के रूप में भी हो सकती है और सॉलिड्स के रूप में भी हो सकती है। और यह हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ देखने को मिलता है। ठीक, और बिना किसी परमेबल मेम्ब्रेन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। ठीक, सेंट आपका मान लीजिए ये सेंट की शीशी है। सेंट की शीशी जो है थी बहुत ही कम मात्रा में इसमें सेंट उपस्थित है, और इस सेंट को जब हम पूरे रूम में खोल देते हैं तो यह पूरा रूम फैल जाता है, तो इसी को हम कहते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जबकि जस्ट इसका अपोजिट आपका ऑस्मोसिस होता है। नेक्स्ट हो गया अदर एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन के अन्य एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें आता है स्टेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन का स्टेट्स। एक तरफ दिया है उसका फॉर्म्ड, यानी गैस इनटू लिक्विड, यानी कि गैस इनटू लिक्विड आपका फोम होता है। यानी कि फोम क्या होता है, तो एक प्रकार का, यानी कि गैस से फोम जो होता है वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यानी कि गैस टू लिक्विड, यानी कि गैस से जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम फोम कहते हैं। लिक्विड टू गैस, यानी कि गैस से लिक्विड बनता है, तो यह किसका एग्जाम्पल होता है, तो यह फोम से बनता है, यानी कि फोम जो होता है वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। क्लाउड जो होता है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, यानी कि क्लाउड से, यानी कि वेपर, यानी कि वेपर जो होता है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। स्मोक क्या होता है, तो यह सॉलिड से गैस में होता है। तीनों का एग्जाम्पल दिया है, यानी कि लिक्विड से जो, यानी कि कहने का सीधा मतलब यह है कि गैस से जो लिक्विड बनता है वो इसका एग्जाम्पल फोम होता है, लिक्विड से जो गैस बनता है इसका एग्जाम्पल क्लाउड्स होता है, जिसे हम वेपर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और फिर सॉलिड से जो गैस बनता है यह आपका स्मोक का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दूसरे नंबर पे दिया है ऑस्मोसिस। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, ठीक, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि जो ऑस्मोसिस होता है यह एक प्रकार का, यानी कि यह डिफ्यूजन का एक विशिष्ट प्रकार होता है। ठीक, फिर से ऑस्मोसिस, इट इज ए स्पेशल टाइप डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, यानी कि ऑस्मोसिस जो होता है लिक्विड के डिफ्यूजन का एक विशेष प्रकार होता है, और यह किसके द्वारा कंप्लीट होती है, तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मीन्स डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, यानी कि जो डिफ्यूजन, यानी कि जो लिक्विड का जो डिफ्यूजन होता है जिसे हम ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं, यह सदैव जो होता है वो लोअर कंसंट्रेशन से जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, और यह प्रक्रिया जो होती है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा कंप्लीट होती है। ऑस्मोसिस अकर्स इन ओनली इन लिक्विड्स, यानी कि जो डिफ्यूजन था वो यानी लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों में देखने को मिलता है, लेकिन जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है केवल लिक्विड के रूप में ही हमें देखने को मिलती है। बहुत ही बेसिक अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट,
प्लाज्मा सेल्स या फिर सेल मेम्ब्रेन इज ए सेमी मेम्ब्रियल मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या फिर जो सेल मेम्ब्रेन होता है, यह एक प्रकार का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होता है जो कि स्वेलन ऑफ किशमिश इन वाटर, यानी कि वाटर में किशमिश का फूलना क्या कहलाता है, ठीक। यानी कि एग्जाम्पल क्या है, तो प्लाज्मा आर सेल मेम्ब्रेन ई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जो सेल मेम्ब्रेन होता है एक प्रकार का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होता है। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस का उदाहरण क्या होता है। तो ऑस्मोसिस के उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो स्वेलन ऑफ किशमिश इन वाटर, यानी कि जब हम किशमिश को पानी में डालते हैं, यानी कि जब हम किशमिश को पानी में डालते हैं तो वो फूल जाती है और किशमिश अपने अंदर पानी जो है लेकर वो फूल जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है वो इंडोऑस्मोसिस कहलाती है। और यह प्रक्रिया कैसी हुई, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम यानी कि इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए कौन सा सॉल्यूशन रिस्पांसिबल है, तो इस प्रकार के प्रक्रिया के लिए जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रिस्पांसिबल है। लेकिन जब हम अंगूर को शुगर में डालते हैं, अंगूर को जब शुगर के सॉल्यूशन में डालते हैं तो अंगूर जो होता है वो पिचक कर एकदम सूख जाता है, पिचक जाता है। तो यह प्रक्रिया किस प्रकार के सॉल्यूशन में हुई, तो शुगर का सॉल्यूशन गाढ़ा होता है, तो गाढ़ा को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, पतले सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि जो पतला सॉल्यूशन होता है उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, जो गाढ़ा सॉल्यूशन होता है उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। कंप्लीट, हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इन प्योर सॉल्वेंट द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज जीरो, यानी कि एक प्योर सॉल्वेंट, अगर यदि सॉल्वेंट प्योर रहेगा, यानी कि सॉल्वेंट प्योर रहेगा, सॉल्यूट का मतलब होता है सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट का मतलब होता है जो, जैसे कि किशमिश हो गया, किशमिश सॉल्वेंट हो गया और इसके बाद अंगूर सॉल्वेंट हो गया, लेकिन जो सॉल्यूट होता है नीचे के सॉल्यूशन से संबंधित होता है। तो अगर सॉल्वेंट कह रहा है कि यदि प्योर सॉल्वेंट एकदम प्योर है, यानी कि सॉल्वेंट एकदम पूरी तरह से प्योर है, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल उसका वैल्यू जीरो होगा। फिर से देख लेते हैं, इन ए प्योर सॉल्वेंट, यानी कि इन ए प्योर सॉल्वेंट, यानी प्योर सॉल्वेंट में जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो बिल्कुल जीरो होती है, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस कितने प्रकार का होता है, तो ऑस्मोसिस दो प्रकार का होता है। एक तो आपका इंडोऑस्मोसिस होता है, दूसरे नंबर पे आपका एक्सोऑस्मोसिस होता है। तो पहले नंबर पे आता है इंडोऑस्मोसिस, द सॉल्वेंट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इंटर इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंडोऑस्मोसिस। यानी कि फिर से इंडोऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, द सॉल्वेंट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि द सॉल्वेंट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इंटर इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंडोऑस्मोसिस। एग्जाम्पल क्या है इसका, तो रेसिन है, ये रेसिन्स यानी किशमिश स्वेल इन वाटर ड्यू टू इंडोऑस्मोसिस, यानी कि जब हम किशमिश को पानी में डालते हैं तो पानी जो होता है वो किशमिश की तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार के ऑस्मोसिस, यानी किशमिश पानी अपने अंदर ले रहा है, तो अंदर जब ले रहा है तो उसी को हम इंडोऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। और इसमें होता क्या है, तो सॉल्वेंट जो होता है वह लोअर कंसंट्रेशन के कारण, यानी लोअर कंसंट्रेशन के अंदर इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर जब लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट एंट्री करता है तो उसी को हम इंडोऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है एक्सोऑस्मोसिस, ये तो पहले से ही कंप्लीट है। एक्सोऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन मीडियम इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। एग्जाम्पल क्या है, तो इन पिकल्स साल्ट एक्ट एज एक्सोऑस्मोसिस ऑन बैक्टीरियल सेल्स एंड किल्ड माइक्रोब्स, यानी कि जब हम अचार में साल्ट की मात्रा को मिलाते हैं, तो जब अचार में हम नमक की मात्रा को मिलाते हैं तो नमक जो होता है, नमक मिलाते हैं तो अचार के अंदर जो पानी उपस्थित रहता है वह हम बाहर की तरफ जाने लगता है, यानी कि बाहर की तरफ जाने लगता है। तो जो सॉल्वेंट है, यानी कि जो सॉल्वेंट के रूप में आपका क्या है, तो सॉल्वेंट में आपका पिकल हो जाएगा। तो पिकल से जो होता है, पिकल सॉल्वेंट से जो है पानी बाहर की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को ही हम जो होता है एक्सोऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। और जब इससे पानी, यानी कि पिकल्स से जब सॉल्वेंट बाहर जाएगा तो इससे होगा क्या कि बैक्टीरिया का सेल जो होता है वो
बैक्टीरिया का सेल जो होता है वो मर जाएगा, यानी कि जब पानी उसमें से जाएगा तो बैक्टीरिया का सेल जो होता है वो मर जाएगा ऑटोमेटिक, उसमें उपस्थित जो बैक्टीरिया होंगे मर जाएंगे, क्योंकि पानी में ही ऑक्सीजन पाया जाता है और पानी में ऑक्सीजन पाए जाने के कारण बैक्टीरिया जीवित रहते हैं। जब पूरा पानी बाहर निकल जाएगा तो उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और बैक्टीरिया अपने आप ही मर जाएगा। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है? तो प्लाज्मोलाइसिस इज द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है जब प्रोटोप्लाज्म श्रिंकेज करता है या फिर प्रोटोप्लाज्म का सिकुड़ना ही क्या कहलाता है? तो प्रोटोप्लाज्म का सिकुड़ना ही प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। ड्यू टू आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इन हाइपरटोनिक सोल्यूशंस, यानी कि हाइपरटोनिक सोल्यूशंस में वाटर के आउटवर्ड फ्लो के कारण जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सिकुड़ जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को ही हम प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं। फिर से हाइपरटोनिक सोल्यूशन यानी किशमिश, अरे अंगूर का पिचकना जो होता है वही प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। यानी कि अंगूर का पिचकना क्या है? तो अंगूर का पिचकना एक तो आपका अंगूर का पिचकना, ठीक, अंगूर का पिचकना क्या हो जाएगा? तो ये आपका प्लाज्मोलाइसिस कहलाएगा, ठीक, प्लाज्मोलाइसिस कहलाएगा। तो इसी को कह रहा है कि प्लाज्मोलाइसिस इज द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इन हाइपरटोनिक सोल्यूशंस, यानी कि जब हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन यानी जब हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन यानी कि इसका सोल्यूशन जो होता है वो बहुत गाढ़ा होता है, जबकि हाइपोटोनिक का सोल्यूशन बहुत ही पतला होता है, यानी केवल पानी होता है उसमें, ठीक। जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में हम जो है नमक का घोल ले लेते हैं, ठीक, नमक का घोल, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में नमक का घोल ले लेते हैं, ठीक, और उसमें क्या ले लेते हैं? नमक का घोल और शुगर का घोल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, केवल पानी जो होता है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, यानी एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में पानी की बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्लाज्मोलाइसिस इज द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इन ए हाइपरटोनिक सोल्यूशन, यानी हाइपरटोनिक सोल्यूशंस में वाटर की मात्रा जो होती है वह बाहर की तरफ निकलने के कारण प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ने लगता है। तो इस प्रक्रिया को ही प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं। फिर से हाइपरटोनिक सोल्यूशंस में पानी की मात्रा बाहर निकलने से प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ने लगता है, तो इस प्रक्रिया को ही प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए प्लाज्मोलाइट सेल इज केप्ट इन प्योर वाटर द सेल अटेन देयर ओरिजिनल शेप, यानी कि यदि हम प्लाज्मोलाइट सेल को एकदम प्योर वाटर में रखते हैं तो द सेल अटेन देयर ओरिजिनल शेप, तो वो अपने ओरिजिनल शेप में ही पड़ा रहता है। एंड साइज ड्यू टू इंडोऑस्मोसिस, और इसका जो साइज रहेगा वो इंडोऑस्मोसिस की तरह ही दिखेगा। द फेनोमेनन इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइसिस, यानी डीप्लाज्मोलाइसिस है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम डीप्लाज्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं। फिर से, इफ ए प्लाज्मोलाइट सेल इज केप्ट इन प्योर वाटर, यदि हम प्लाज्मोलाइट सेल को किसी प्योर वाटर में रख देते हैं, यानी कि जो प्लाज्मोलाइट सेल, जैसे कि हम बात करते हैं क्या, तो जैसे मान लीजिए किशमिश हो गया, यानी किशमिश एक प्रकार का प्लाज्मोलाइट सेल हो गया, इसको हम यदि प्योर वाटर में रख देते हैं, द सेल अटेन देयर ओरिजिनल शेप, तो इसका सेल जो होता है अपने ओरिजिनल शेप में ही दिखाई देता है, ठीक। एंड शेप यानी कि ओरिजिनल शेप एंड साइज ड्यू टू इंडोऑस्मोसिस, यानी कि इंडोऑस्मोसिस के कारण इस प्रकार के सेल का जो शेप होगा और साइज जो होगा वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही पड़ा रहेगा। तो इस प्रकार के फेनोमेनन को हम डीप्लाज्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं। हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन द सॉइल किल द प्लांट ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि यदि हम किसी सॉइल्स में फर्टिलाइज़र की अधिक मात्रा प्रयोग करते हैं तो इसके कारण जो प्लांट्स होता है, यानी कि फिर से एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन द सॉइल किल द प्लांट ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि यदि हम सॉइल में फर्टिलाइजर का मात्रा अधिक प्रयोग करते हैं तो इसके कारण जो प्लांट होता है वह प्लांट में प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है और प्लांट जो होता है पूरी तरह से मर जाता है। फिर से नेक्स्ट क्या है, तो अगला है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, जिससे हम डीपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट डू यू मीन डीपीडी? डीपीडी का मतलब क्या होता है? तो डीपीडी का मतलब होता है डीपीडी का मतलब क्या होता है? तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, जिसे हम डीपीडी के नाम से जानते हैं। यानी कि डीपीडी का फुल फॉर्म होता है डी फॉर डिफ्यूजन हो जाएगा, पी से प्रेशर हो जाएगा एंड डी से डिफिसिट हो जाएगा।
इट इज आल्सो कॉल्ड सक्शन प्रेशर, यानी डीपीटी को ही हम सक्शन प्रेशर के नाम से जानते हैं। फिर से डीपीटी को किस नाम से जाना जाता है, तो डीपीटी को ही सक्शन प्रेशर के नाम से जाना जाता है। इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया बाय विच वाटर इंटर्स इनटू ए सेल्स, यानी कि डीपीटी जो होता है एक प्रकार का, फिर से इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि डीपीटी जो होता है एक प्रकार का फोर्स होता है जो कि पर यूनिट एरिया पर लगता है, किसके द्वारा, तो विच वाटर इंटर इनटू ए सेल, यानी कि जब किसी सेल में वाटर एंट्री करता है तो उसी के द्वारा एक इकाई क्षेत्र में जो फोर्स लगता है उसी को हम डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट के नाम से जानते हैं। फिर से देख लेते हैं, तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट का मतलब होता है इट इज आल्सो कॉल्ड सक्शन प्रेशर, यानी डीपीडी को ही हम सक्शन प्रेशर के नाम से जानते हैं। डीपीडी होता है क्या है, इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया बाय विच वाटर इंटर इनटू ए सेल्स, यानी कि जो डीपीडी होता है यह एक प्रकार का फोर्स होता है जब सेल में पानी एंट्री करता है, यानी कि जब सेल में पानी एंट्री कर, यानी कि सेल में वाटर एंट्री करने के दौरान एक इकाई क्षेत्र में जो फोर्स लगता है उसी को हम डीपीडी के नाम से जानते हैं। डीपीडी बराबर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, इसी को हम टर्गर प्रेशर को ही हम वाटर प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि टर्गर प्रेशर को किस नाम से जाना जाता है, तो टर्गर प्रेशर को जो होता है वाटर प्रेशर के नाम से जाना जाता है। फिर से डीपीडी का फुल फॉर्म होता है डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। इसके लिए ट्रिक बना देते हैं डी डॉट, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, तो इसके लिए ट्रिक है डॉट। डी से क्या हो जाएगा, डीपीडी हो जाएगा, ओ से ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा, माइनस टी से टर्गर प्रेशर, या फिर इसी को हम वाटर प्रेशर के नाम से जानते हैं। वाटर प्रेशर सबसे लास्ट में है। ओ पी बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर, टी पी बराबर टर्गर प्रेशर, डब्ल्यू पी बराबर वाटर प्रेशर, वाल प्रेशर, सॉरी ये वाल प्रेशर है, ठीक। टर्गर प्रेशर को ही हम वाल प्रेशर के नाम से जानते हैं। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वाटर इंटर ए सेल, यानी कि जब किसी सेल में वाटर एंट्री करता है ड्यू टू स्वेलिंग ए आउटवर्ड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल सोल्यूशन ऑन द सेल वॉल इज नोन एज टर्गर प्रेशर। फिर से, व्हेन वाटर इंटर इन ए सेल, यानी कि किसी सेल में जब पानी एंट्री करता है ड्यू टू स्वेलिंग ए आउटवर्ड प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए सेल सोल्यूशन ऑन द सेल वॉल, यानी कि जब व्हेन वाटर इंटर इन ए सेल ड्यू टू स्वेलिंग ए प्रेशर, ठीक, एक्सर्टेड, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल सोल्यूशन ऑन द सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल पर सेल सोल्यूशन के द्वारा, यानी सेल वॉल पर सेल सोल्यूशंस के द्वारा जब जब स्वेलिंग प्रेशर के एक्सर्टेड, यानी कि एक्सर्टेड होने के कारण जब सेल में पानी एंट्री करता है तो इस प्रक्रिया को हम टर्गर प्रेशर के नाम से जानते हैं। फिर से, व्हेन वाटर इंटर इन ए सेल ड्यू टू स्वेलिंग ए आउटवर्ड प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल सोल्यूशन ऑन द सेल वॉल दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर, यानी कि सेल वॉल के द्वारा जो पानी अपने अंदर लिया जाता है उसी प्रकार के प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वाटर इंटर इन ए सेल द सेल वॉल एक्सर्ट एन अपोजिट इनवर्ड प्रेशर ऑन सेल मेम्ब्रेन वॉल प्रेशर। अब यहाँ पे हम समझते हैं टर्गर प्रेशर किसे कहते हैं। ये है टर्गर प्रेशर, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा था इसलिए हम इसको दूसरे माध्यम से देखते हैं। टर्गर प्रेशर का मतलब क्या होता है, तो टर्गर प्रेशर का मतलब होता है कोशिका के अंदर तरल पदार्थ द्वारा, यानी कि कोशिका के अंदर तरल पदार्थ द्वारा कोशिका भित्ति के खिलाफ लगाया गया दबाव जो कोशिका को कठोर और फूलने में मदद करता है, इसी को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। फिर से, कोशिका के अंदर तरल पदार्थ, यानी कोशिका के अंदर उपस्थित तरल पदार्थ द्वारा कोशिका भित्ति के खिलाफ लगाया गया बल जो कोशिका को कठोर और फूलने में मदद करता है, टर्गर प्रेशर कहलाता है। फिर से, कोशिका के अंदर तरल पदार्थ द्वारा कोशिका भित्ति के खिलाफ लगाया गया बल जो कोशिका को कठोर और फूलने में मदद करता है, उसी को हम टर्गर प्रेशर के नाम से जानते हैं।
इसमें दिया है वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका की सामग्री पर डाला गया दबाव जो बल में स्फीति दाब या फिर ट्रिगर प्रेशर के बराबर और दिशा में उसके विपरीत होता है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? तो वॉल प्रेशर के नाम से जानते हैं। फिर से, कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका की सामग्री पर डाला गया दबाव जो बल में स्फीति दाब के बराबर और दिशा में उसके विपरीत होता है, उसी को हम वॉल प्रेशर के नाम से जानते हैं। एक बार और रीड मार देते हैं। When water enter in a cell due to swelling, a outward pressure exerted by the cell solution on the cell wall is known as turgor pressure। यानी कि when water enter a cell, यानी कि जब किसी सेल में पानी एंट्री करता है, ड्यू टू स्वेलिंग प्रेशर एक्सर्टेड, और इसके कारण जो है एक्सकर्टेड यानी कि एक्सकर्टेड प्रेशर के कारण उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। यानी कि ड्यू टू स्वेलिंग ए प्रेशर एक्सकर्टेड बाय ए सेल सॉल्यूशंस, यानी कि सेल सॉल्यूशन ऑन सेल वाल, यानी कि सेल वाल में उपस्थित पानी, यानी कि सेल वाल में उपस्थित यानी कि सेल वाल में पाए जाने वाले पानी के कारण जब स्वेलिंग होने के कारण, फिर से वेन वाटर, अरे यार सॉरी बहुत कठिन टर्म दिया है, एकदम कठिन है यार भाई, यही टॉपिक कठिन है। ये है वेन वाटर इंटर इनटू ए सेल, यानी कि वेन वाटर इंटर ए सेल ड्यू टू स्वेलिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए सेल सॉल्यूशन ऑन द सेल वॉल, दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट, वेन वाटर इंटर इन ए सेल the cell wall exerted an opposite inward pressure on cell membrane, that is called wall pressure। ट्रिगर प्रेशर का जस्ट उल्टा होता है, यह आपका इनवर्ड होता है और यह आपका आउटवर्ड होता है। आउटवर्ड को हम ट्रिगर प्रेशर के नाम से जानते हैं, इनवर्ड को जो है वॉल प्रेशर के नाम से जानते हैं। वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज जीरो, यानी कि वाटर पोटेंशियल जो होता है, यानी कि पानी की जो पोटेंशियल होती है वो सदैव नेगेटिव होता है, एंड द मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो जीरो हो सकती है। यानी कि वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि वाटर का जो पोटेंशियल होता है वो सदैव नेगेटिव रहता है, एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? तो वाटर पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जीरो, मैक्सिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, जीरो होती है। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो सोल्यूशन कितने प्रकार का होता है? सोल्यूशन तीन प्रकार का होता है। एक तो आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, दूसरे नंबर पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, तीसरे नंबर पे आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। देखो यहीं आ गया पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक बार प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लो फिर बार पढ़ने का मतलब। पहले नंबर पे दिया है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, मीन्स लो कंसनट्रेट सोल्यूशंस, यानी कि लो कंसनट्रेट सोल्यूशन को ही हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं बहुत ही हल्का सोल्यूशन रहता है, जैसे कि एक प्रकार का वाटर का सोल्यूशन, ठीक। और दूसरे नंबर पर आता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और हायर कंसनट्रेट सोल्यूशन, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग या फिर हायर कंसनट्रेट सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। लो कंसनट्रेट सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। जबकि आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? नाइदर वीक नार स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड क्या होता है? तो आइसोटोनिक सोल्यूशन, यानी कि वह सोल्यूशन जो न तो ज़्यादा कमज़ोर होता है और न ही ज़्यादा, यानी कि वह सोल्यूशन जो तो न तो ज़्यादा कठोर हो, न तो ज़्यादा कंसनट्रेट ही होता है और न ही ज़्यादा लो कंसनट्रेट, न तो बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेशन में होता है, न तो बहुत ही कम कंसनट्रेशन में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार के सोल्यूशन को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। जैसे आँख से निकलने वाला आंसू जो होता है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंतर्गत आता है। फिर से आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है नाइदर वीक नार स्ट्रांग सोल्यूशन, यानी कि न तो बहुत कमज़ोर हो और न ही बहुत मजबूत हो। तो इस प्रकार के सोल्यूशन को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम न्यूट्रल के भी नाम से जान सकते हैं, यानी कि न्यूट्रल दोनों के बीच की कड़ी क्या होता है? आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। समझ में आ गया? हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो होता है वो लो कंसनट्रेट सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। स्ट्रांग और हायर कंसनट्रेट सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। कंप्लीट।
नेक्स्ट टॉपिक है इम्बिबिशन। डिस्कस अबाउट इम्बिबिशन। इम्बिबिशन का मतलब क्या होता है? द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई ड्राई वुड सबस्टेंसेज ड्यू टू हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स इज कॉल्ड इम्बिबिशन। यानी कि हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स के कारण, यानी हाइड्रोफिलिक कोलाइड के कारण सूखे हुए लकड़ी के पदार्थ के द्वारा जब पानी का अधिशोषण होता है, न कि एब्जॉर्प्शन, यानी कि अधिशोषण शब्द है इसमें, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है अधिशोषण। यानी कि हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स के कारण सभी प्रकार के सूखे हुए लकड़ी में जब पानी का अधिशोषण होता है या फिर एब्जॉर्प्शन होता है तो उसी को हम इम्बिबिशन के नाम से जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई ड्राई वुड्स, यानी कि सूखे लकड़ियों में पानी का अधिशोषण ही क्या कहलाता है? तो इम्बिबिशन कहलाता है। यानी कि बरसात में लकड़ियों का फूलना भी इम्बिबिशन कहलाता है और सूखे हुए लकड़ियों का अपने आप फूलना भी आपका इम्बिबिशन कहलाता है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर सेकेंड। यूनिट नंबर सेकेंड में क्या दिया है? तो यूनिट नंबर सेकेंड में दिया है वाटर रिलेशंस इन प्लांट्स, यानी प्लांट से संबंधित, यानी कि प्लांट से संबंधित वाटर के बारे में डिस्कस किया गया है। यानी कि प्लांट से संबंधित, यानी कि वाटर रिलेशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट में वाटर का संबंध, यानी कि प्लांट में वाटर का संबंध। नेक्स्ट ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, यानी प्लांट्स के द्वारा जो पानी का ऑब्जॉर्प्शन या फिर अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? तो प्लांट्स के द्वारा जो पानी का अवशोषण होता है उसे क्या कहा जाता है? द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द टर्मिनल पोर्शन ऑफ रूट्स इज कॉल्ड रूट हेयर्स। यानी कि द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द टर्मिनल पोर्शन ऑफ रूट्स, यानी कि रूट के टर्मिनल पोर्शंस के द्वारा जब पानी का अवशोषण होता है तो उसी को हम ऑब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट के नाम से जानते हैं। फिर से, यानी कि प्लांट जल कहाँ से ग्रहण करता है? तो प्लांट जल जो होता है वो रूट हेयर से ग्रहण करता है। रूट हेयर कहाँ पर पाया जाता है? तो ये नीचे वाला पोर्शन तो आपका रूट टिप होता है, ठीक, जहाँ पर साइटोकाइनिन का सिंथेसिस होता है। साइटोकाइनिन जो होता है वो एक्रोपेटल होता है, जबकि जो ऑक्सिन होता है इसका सिंथेसिस कहाँ पर होता है? तो टिप पर होता है, यानी कि सूट के टिप पर होता है। तो ऑक्सिन जो होता है वो बेसिपेटल होता है और साइटोकाइनिन जो होता है वो एक्रोपेटल होता है। और ऑक्सिन जो होता है इसका सिंथेसिस टिप पर होता है और इसका जो मोमेंट होता है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक। और ये ऐसे ही हो गया कंप्लीट। द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द टर्मिनल पोर्शन ऑफ रूट्स, एग्जाम्पल रूट हेयर्स। द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द टर्मिनल पोर्शन ऑफ रूट, यानी रूट के टर्मिनल पोर्शन के द्वारा जब पानी का अवशोषण होता है तो उसी को हम पानी का, यानी कि कहने का मतलब क्या है, यानी रूट के टर्मिनल पोर्शन से पानी का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो यह रूट हेयर्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट है रूट हेयर्स आर मोर डेवलप्ड इन जीरोफाइट्स एंड एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स, यानी कि जो रूट हेयर्स होते हैं ये जीरोफाइट्स में बहुत ही ज़्यादा विकसित होते हैं। यानी कि जो जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं या फिर जो गर्मी में उगाए जाने वाले या फिर एरिड क्षेत्र में उगाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं उसमें रूट हेयर्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो कि वाटर के ऑब्जॉर्प्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जबकि हाइड्रोफाइट्स में यह बिल्कुल ही अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि जो रूट हेयर्स होता है यह हाइड्रोफाइट्स में बिल्कुल ही अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगले नंबर पे आता है टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्प्शन भी कितने प्रकार का होता है? तो एब्जॉर्प्शन भी दो प्रकार का होता है। एक तो आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, दूसरे नंबर पे पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? तो वाटर इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ रूट्स एंड मेटाबॉलिक एनर्जी स्पेंड इन नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है वाटर इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू एक्टिविटीज ऑफ रूट्स, यानी कि रूट की एक्टिविटी के द्वारा जब पानी अवशोषित होता है तो उसी को हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। फिर से रूट के एक्टिविटी के कारण जब पानी अवशोषित होता है तो उसी को हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। एंड मेटाबॉलिक एनर्जी स्पेंड इन नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, यानी कि नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन में मेटाबॉलिक एनर्जी जो होती है वो खर्च होती है, यानी कि यहाँ पर स्पेंड होगा, यानी कि जब मेटाबॉलिक एनर्जी स्पेंड होगा तो उसी को हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। फिर से क्या है? मेटाबॉलिक एनर्जी स्पेंड इन नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, यानी कि नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन में जो मेटाबॉलिक एनर्जी होती है वो खर्च होती है। ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन, यानी कि
ओनली केवल एक स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर यानी कि केवल पानी की बहुत ही कम अनुपात में अब्जॉर्ब होता है भाई, यानी एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा, यानी एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा केवल कुछ ही पानी की मात्रा जो होती है वो अवशोषित की जाती है। फिर से ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन, यानी एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा पानी की कुछ ही मात्रा जो होती है वो अवशोषित की जाती है। दूसरे नंबर पर आता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन इज कंट्रोल्ड बाय एक्टिविटीज ऑफ एरियल पार्ट्स, यानी कि जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है यह एरियल पार्ट के एक्टिविटी के द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल्ड रहता है। फिर से पैसिव एब्जॉर्प्शन इज कंट्रोल्ड बाय एक्टिविटीज ऑफ एरियल पार्ट्स, यानी कि प्लांट का जो एरियल पार्ट्स रहता है, जैसे कि आपका सूट हो गया, लिप्स हो गया, प्लांट का सूट एंड लिप्स हो गया, ठीक। तो इसके कारण यानी कि फिर से एरियल पार्ट्स जैसे कि सूट हो गया, लिप्स हो गया, प्लांट के एरियल पार्ट्स जैसे सूट और लिप्स के एक्टिविटी के द्वारा जब एब्जॉर्प्शन कंट्रोल्ड रहता है तो उसी को हम पैसिव एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। फिर से पैसिव एब्जॉर्प्शन इज कंट्रोल्ड बाय एक्टिविटीज ऑफ एरियल पार्ट्स लाइक सूट लीव्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि एरियल यानी प्लांट के एरियल पार्ट जैसे सूट एंड लीव्स के एक्टिविटी के द्वारा जब पैसिव एब्जॉर्प्शन कंट्रोल होता है, अरे यार सॉरी, फिर से देख लेते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं। तो व्हाट डू यू मीन पैसिव एब्जॉर्प्शन? पैसिव एब्जॉर्प्शन इज कंट्रोल्ड बाय एक्टिव ऑफ एरियल पार्ट्स, यानी कि जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है या किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो पैसिव एब्जॉर्प्शन जो होता है वो प्लांट के एरियल पार्ट के एक्टिविटी के द्वारा कंट्रोल होता है, यानी कि पैसिव एब्जॉर्प्शन इज कंट्रोल्ड बाय एक्टिविटीज ऑफ एरियल पार्ट सूट लीव्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है यह प्लांट के सूट लीव्स के एरियल एक्टिविटी के द्वारा कंट्रोल होता है। ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय ट्रांसपायरेशन, जिसमें प्रेशर जो होता है वो ट्रांसपायरेशन प्रक्रिया के द्वारा लगती है। हेंस एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि पैसिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। एक्टिव एनर्जी यानी कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी की आवश्यकता होती है और एनर्जी खत्म भी होती है, लेकिन पैसिव एब्जॉर्प्शन में किसी भी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। प्लांट अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ वाटर बाय पैसिव एब्जॉर्प्शन, यानी कि इसमें एनर्जी तो खत्म हो नहीं रहा है, फ्री वाला काम हो रहा है, तो इसलिए प्लांट से जो होते हैं ज़्यादातर पानी का अवशोषण जो होते हैं वो पैसिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा ही करते हैं। ठीक हो गया, पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट है एसेंट ऑफ शेप का मतलब क्या होता है? द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम स्टेम बेस टू ट्री टॉप इज कॉल्ड एसेंट ऑफ शेप, यानी कि द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम स्टेम बेस टू ट्री टॉप, यानी कि स्टेम के आधार से जब वाटर का ऊपर की तरफ मूवमेंट ट्री टॉप पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसी को एसेंट ऑफ शेप के नाम से जानते हैं। फिर से स्टेम के बेस से जब स्टेम यानी किसी भी प्लांट के स्टेम के बेस से जब प्लांट के ट्री के टॉप पर पानी का अपवर्ड मूवमेंट होता है तो उसी को जो है एसेंट ऑफ शेप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ शेप, यानी कि एसेंट ऑफ शेप का मैकेनिज्म कौन कौन सा होता है? तो एसेंट ऑफ शेप का मैकेनिज्म में पहले आपका वाइटल थियरी जाता है, दूसरे नंबर पे रूट प्रेशर थियरी आता है, तीसरे नंबर पे फिजिकल थियरी आता है। ठीक, 3 थियरी काम करते हैं और इसके बाद कौन सा थियरी है? तो बस हो गया। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ शेप, यानी कि शेप के यानी एसेंट ऑफ शेप का मैकेनिज्म कौन कौन सा होता है? तो एसेंट ऑफ शेप का मैकेनिज्म 3 होता है। एक तो आपका वाइटल थियरी होता है, दूसरे नंबर पे रूट प्रेशर थियरी होता है, तीसरे नंबर पे फिजिकल थियरी होता है। अब हम बात करते हैं वाइटल थियरी के बारे में। तो डिस्कस अबाउट वाइटल थियरी। रिले आर क्लेम्बरिंग पंप थियरी, यानी कि वाइटल थियरी को हम रिले या फिर क्लैम्बरिंग पंप थियरी के नाम से भी जानते हैं। किसके द्वारा दिया गया था? तो यह गॉडलेवेस्की नामक साइंटिस्ट के द्वारा जो है 1984 ईस्वी में दिया गया था। फिर से वाइटल थियरी जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो वाइटल थियरी जो होता है वो रिले या फिर वाइटल थियरी को हम रिले या फिर क्लैम्बरिंग पंप थियरी के नाम से भी जानते हैं। यह गॉडलेवेस्की नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1984 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर आता है पल्सेशन थियरी, यानी कि वाइटल थियरी से संबंधित 2 थियरी है। एक तो आपका रिले थियरी है या फिर रिले थियरी को ही हम क्लैम्बरिंग पंप थियरी के नाम से जानते हैं। यह गॉडलेवेस्की
मिन्स्की नामक साइंटिस्ट ने 1884 ईस्वी में इसको दिया था। दूसरे नंबर का जो वाइटल थियरी है उसका नाम है पल्सेशन थियरी। यह किसके द्वारा दिया गया था? सर जे सी बोस के द्वारा दिया गया था। और भारत में प्लांट फिजियोलॉजी का पिता भी जो था वो जे सी बोस को ही कहा जाता है। और इन्होंने कब दिया था? तो 1923 ईस्वी में दिया था। यानी कि पल्सेशन थियरी किसके द्वारा दिया गया था? तो सर जे सी बोस के द्वारा दिया गया था। 1923 ईस्वी में इन्होंने दिया था। और इन्हें प्लांट फिजियोलॉजी का यानी इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। और जेसी बोस ही क्रेस्कोग्राफ को दिए थे, जो कि प्लांट को ग्रोथ मेजर यानी प्लांट का ग्रोथ मेजर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर का थ्योरी कौन सा है? तो रूट प्रेशर थ्योरी। यानी कि दूसरे नंबर पे थ्योरी आता है रूट प्रेशर थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू रूट प्रेशर थ्योरी। इट इज कॉइन्ड बाय स्टीफन हेल्स इन 1727 ईस्वी में। यानी कि रूट प्रेशर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो रूट प्रेशर थ्योरी जो था वो स्टीफन हेल्स नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1727 ईस्वी में दिया गया था। इसीलिए स्टीफन हेल्स को जो है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट द हाइड्रोस्टैटिक। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू रूट प्रेशर थ्योरी। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट कॉल्ड रूट प्रेशर। यानी कि द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट। यानी कि रूट के द्वारा फिर से द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट। यानी कि द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फिर से द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के द्वारा विकसित जो अकुमुलेशन ऑफ वाटर ऑब्जर्प्शन होता है बाय रूट दैट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। फिर से द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। यानी कि वाटर के एक्यूमुलेशन के कारण जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विकसित होता है, ठीक। और जो रूट के द्वारा फिर से रूट के द्वारा वाटर यानी कि रूट के द्वारा वाटर के यानी रूट के द्वारा वाटर ऑब्जॉर्प्शन के एक्यूमुलेशन के कारण यानी कि रूट के द्वारा वाटर ऑब्जॉर्ब्ड यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ऑब्जॉर्ब्ड यानी कि रूट के द्वारा एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ऑब्जॉर्ब्ड के द्वारा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है या फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उसी को हम रूट प्रेशर के नाम से जानते हैं। फिर से देख लेते हैं द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड बाय रूट। यानी कि रूट के द्वारा जो यानी रूट के द्वारा बहुत ही कठिन दिया है यार। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर यानी कि एक्यूमुलेशन यानी वाटर के एक्यूमुलेशन के कारण जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है यानी कि वाटर के एक्यूमुलेशन के कारण जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विकसित होता है जिसके द्वारा प्लांट पानी को अवशोषित करता है, तो इस प्रक्रिया को ही रूट प्रेशर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। यानी रूट प्रेशर किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो रूट प्रेशर जो होता है वो मैनोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। यानी रूट प्रेशर किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो रूट प्रेशर जो होता है वो मैनोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। यानी रूट प्रेशर किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो रूट प्रेशर जो होता है वो मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। इसके लिए ट्रिक क्या है? तो इसके लिए ट्रिक है माइरूथ, ठीक। माइरूथ या फिर इसी को हम मारुति के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इसी को हम मारुति के नाम से जानते हैं। यानी मैनोमीटर से क्या हो जाएगा? तो यह रूट का प्रेशर मेजर किया जाएगा, ठीक। मारुतिज रूट प्रेशर जो होता है वो मैनोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर का थ्योरी है फिजिकल थ्योरी। यानी कि तीसरे नंबर का थ्योरी कौन सा है? तो तीसरे नंबर पे थ्योरी है फिजिकल थ्योरी। ये सब किसका थ्योरी चल रहा है? तो मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ शेप यानी कि एसेंट ऑफ शेप का जो मैकेनिज्म है उसका तीसरा थ्योरी कौन सा है? तो तीसरे थ्योरी पे दिया है फिजिकल थ्योरी। तीसरे नंबर पे थ्योरी आता है फिजिकल थ्योरी। तीसरे नंबर का कौन सा थ्योरी है? तो तीसरे नंबर का थ्योरी है फिजिकल थ्योरी। कैपिलरी थ्योरी किसने दिया था? तो वो ही नामक साइंटिस्ट ने 1809 ईस्वी में दिया था। यानी कि कैपिलरी थ्योरी किसने दिया था? तो कैपिलरिटी थ्योरी यानी कि कैपिलरिटी थ्योरी। तीसरे नंबर का जो एसेंट ऑफ शेप का जो मैकेनिज्म है वो तीसरे नंबर का मैकेनिज्म है फिजिकल थ्योरी। फिजिकल थ्योरी भी कितने प्रकार का दिया गया है? तो फिजिकल थ्योरी भी कितने प्रकार का है? तो यह 3 प्रकार का है। पहले नंबर पे आता है कैपिलरी
कैपिलरिटी थ्योरी यह किसके द्वारा दिया गया था? तो कैपिलरिटी थ्योरी जो है बोइम नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1809 ईस्वी में दिया गया था। यानी कि कैपिलरिटी थ्योरी जो था वो बोहिम नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1809 ईस्वी में दिया गया था। ही स्टेटेड दैट वाटर राइजेज इन नैरो ट्यूब्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। यानी कि जो कैपिलरिटी थ्योरी है यह नैरो ट्यूब के कारण सरफेस टेंशन के कारण नैरो ट्यूब्स में पानी जो था ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो उसी को हम कैपिलरी थ्योरी के नाम से जानते हैं। और बोइम नामक साइंटिस्ट ने 1809 ईस्वी में इसको दिए थे। दूसरे नंबर पे है इम्बिबिशनल थ्योरी। इम्बिबिशनल थ्योरी किसने दिया था? तो अकॉर्डिंग टू सैक्स 1878, यानी कि सैक्स 1878 के आधार पर इम्बिबिशनल थ्योरी दिया गया था। इम्बिबिशनल एक्टिविटी ऑफ सेल वॉल्स ऑफ जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सेप। यानी कि जो इम्बिबिशनल एक्टिविटीज ऑफ सेल वॉल्स ऑफ जाइलम, यानी कि जाइलम का जो सेल वॉल्स यानी जाइलम के सेल वॉल्स के एक्टिविटी के कारण इम्बिबिशन होता है। यानी कि जाइलम के सेल वॉल के कारण, यानी फिर से इम्बिबिशन एक्टिविटी ऑफ सेल वॉल्स ऑफ जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सेप। यानी कि जाइलम के सेल वॉल, फिर से इम्बिबिशन एक्टिविटी ऑफ सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल का जो इम्बिबिशन एक्टिविटी होता है, फिर से सेल वॉल यानी कि सेल वॉल का जो इम्बिबिशन एक्टिविटी होता है, यानी जाइलम के सेल वॉल का, यानी कि जाइलम के सेल वॉल का जो इम्बिबिशन एक्टिविटी होता है यह एसेंट ऑफ सेप के लिए, यानी एसेंट ऑफ सेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह किसने बताया था? तो यह सैक्स नामक साइंटिस्ट ने 1878 ईस्वी में इसको बताए थे। तीसरे नंबर पे क्या दिया है? तो तीसरे नंबर पे दिया है कोहेशन एंड अधेशन थियरी और ट्रांसपायरेशनल पूल थियरी वाज गिवन बाय, तो डिक्सन एंड जोली ने 1894 ईस्वी में दिया था। फिर से कोहेशन एंड अधेशन थियरी, जिसे हम ट्रांसपायरेशनल पूल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, यानी कोहेशन एंड अधेशन थियरी, जिसे हम ट्रांसपायरेशनल पूल थियरी के नाम से भी जानते हैं, इसको किसने दिया था? तो डिक्सन एंड जोली नामक साइंटिस्ट ने 1894 ईस्वी में इसको दिए थे। जोली दिस थियरी इज मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी, यानी कि जो कोहेशन एंड अधेशन थियरी है, फिर जो ट्रांसपायरेशन पूल थियरी है, इसको सर्वाधिक एक्सेप्ट किए जाने वाला थियरी है, यानी कि ये सर्वाधिक एक्सेप्ट किए जाने वाला थियरी है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स, यानी कि अगला पॉइंट दिया है क्या? तो अगला पॉइंट है लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स। पहले नंबर पे था ट्रांसपायरेशन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिविंग एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। इसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ठीक, जो कि एरियल पार्ट के द्वारा होता है। दूसरे नंबर पर था ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन जो होता है वो एक आवश्यक बुराई। किसने कहा था? तो यह कर्टिस नामक साइंटिस्ट ने कहा था। किसने कहा था? तो यह कर्टिस नामक साइंटिस्ट ने कहा था। यानी कर्टिस नामक साइंटिस्ट ने कहा था कि ट्रांसपायरेशन एक आवश्यक बुराई है, यानी कि पानी की इसमें बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। केवल 1% पानी ही अवशोषित कर पाता है और 99% पानी जो होता है वो उड़ा देता है। तो इसी को कर्टिस नामक साइंटिस्ट ने कहा था कि ट्रांसपायरेशन एक आवश्यक बुराई है। और जब ट्रांसपायरेशन हो जाता है तो पत्तियों को बहुत ही सुकून मिलता है, पत्ती ठंडे हो जाते हैं, प्लांट भी ठंडे हो जाते हैं। तो पत्तियों को ठंडा होने के लिए भी जो ट्रांसपायरेशन होता है बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसी को कर्टिस नामक साइंटिस्ट ने कहा था कि ट्रांसपायरेशन इज ए नेसेसरी इविल, या फिर ट्रांसपायरेशन जो होता है यानी वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कूल्ड डाउन द लीफ सरफेस ऑफ प्लांट, यानी कि जब ट्रांसपायरेशन हो जाता है तो प्लांट का जो सरफेस होता है, यानी प्लांट्स का जो सरफेस होता है वो पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नियरली 99% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स इन लास्ट इन ट्रांसपायरेशन, यानी कि ट्रांसपायरेशन के दौरान लगभग 99% के आसपास पानी का लॉस हो जाता है। केवल 1% पानी ही अपने अंदर अवशोषित कर पाता है, अपने काम में लेता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। नेक्स्ट है इट इज ए वाइटल एंड अनअवॉइडेबल फिनोमेना ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स का यह बहुत ही वाइटल, यानी कि जो ट्रांसपायरेशन होता है प्लांट्स का बहुत ही वाइटल एंड अनअवॉइडेबल फिनोमेनन होता है, यानी कि इसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता है और पौधों को जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक यह घटना होती है। नेक्स्ट है ट्रांसपायरेशन इज रेगुलेटेड बाय स्टोमेटा एक्टिविटी, यानी कि ट्रांसपायरेशन जो होता है इसके द्वारा रेगुलेट किया जा सकता है। तो ट्रांसपायरेशन या फिर वाष्पोत्सर्जन को जो है स्टोमेटल एक्टिविटी के द्वारा ही केवल रेगुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करने वाला ऑर्गन कौन सा होता है? तो प्लांट में सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करने वाला जो ऑर्गन होता है वो आपका लीफ होता है, क्योंकि लीफ में ही सबसे ज़्यादा स्टोमेटा पाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर आपका क्यूटिकल आता है, ठीक। फिर तीसरे नंबर पे क्या आता है? तो फिर तीसरे नंबर पे आपका तीसरे नंबर पे क्या आता है? तो तीसरे नंबर पे है हमारा लेंटिसेल्स होता है, ठीक।
तो अब हम बात करते हैं अगेन फोलियर ट्रांसपायरेशन इज ऑफ टू टाइप्स वाइज स्टोमेटल 80 से 90% तक एंड दूसरे नंबर पे यानी कि जो फोलियर ट्रांसपायरेशन होता है यह स्टोमेटा के द्वारा सबसे ज़्यादा यानी कि स्टोमेटा के द्वारा सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होता है 80 से 90% तक। फिर दूसरे नंबर पे आपका किसके द्वारा, तो क्यूटिकल के द्वारा जो होता है वो 20% यानी 10 से 15% तक, यानी 10 यानी कि 15 से 80 से 90 हो गया, तो 10 से 20% तक होता है किसके द्वारा होता है, तो 10 से 20% तक क्यूटिकल होता है। लास्ट में आपका लेंटिसेल आता है, ठीक, लेंटिसेल आता है। लेंटिसेल से जो होता है 1% से कम यानी 1% से कम ही जो होता है वो क्या होता है, तो ट्रांसपायरेशन होता है। कंप्लीट सेशन डिस्कस अबाउट स्टोमेटा। स्टोमेटा से क्या तात्पर्य है, देज आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, यानी कि ये एक प्रकार के यानी कि यह एक विशिष्ट प्रकार का एपिडर्मल सेल होता है। वीच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर लीफ सरफेस, यानी कि यह पत्तियों के पूरी सतह पर पाया जाता है। बट इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यानी कि कुछ जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट के केस में देखा जाए तो मेनली ऑन लोअर सरफेस, यानी कि कुछ अपवाद पौधे भी होते हैं जिनके निचली सतह पर स्टोमेटा की मात्रा पाई जाती है, ठीक। Therefore, approximately 97% transpiration takes place from the lower surface in the such plants, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उसमें लगभग 97% तक जो पानी का लॉस होता है या फिर जो ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है वो लोअर सरफेस से ही होती है। यानी फिर से देज आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, यानी कि स्टोमेटा एक प्रकार के विशिष्ट प्रकार का एपिडर्मल सेल होता है। एपिडर्मल सेल का मतलब होता है एकदम ऊपर वाला लेयर, यानी कि 3 लेयर होता है ना, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो जब से सबसे ऊपर वाला लेयर जो होता है आपका एपिडर्मल सेल कहलाता है। यानी कि जो स्टोमेटा होते हैं एक विशिष्ट प्रकार के एपिडर्मल सेल्स होते हैं। विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर लीफ सरफेस, यानी कि यह पूरे पत्ती की सतह पर यह फैला रहता है। बट इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी कि कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट के केस में मुख्य रूप से यह पत्तियों की निचली सतह पर स्टोमेटा पाया जाता है, जो कि 97% तक ट्रांसपायरेशन करता है, ठीक, जो कि लगभग 97% तक ट्रांसपायरेशन की क्रिया को कंप्लीट करने में सहायक होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है ईच स्टोमेटा हैज 2 किडनी शेप गार्ड सेल्स, यानी कि जो स्टोमेटा यानी प्रत्येक स्टोमेटा जो होता है, प्रत्येक स्टोमेटा यानी कि ईच स्टोमेटा हैज 2 किडनी शेप गार्ड सेल्स, इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स इज थिक एंड आउटर वॉल इज थिन, यानी कि प्रत्येक स्टोमेटा में 2 किडनी शेप के गार्ड सेल पाए जाते हैं। यानी कि प्रत्येक स्टोमेटा में 2 किडनी आकार के जो हैं गार्ड सेल पाए जाते हैं, यानी यही है किडनी आकार के, एक इधर से पाया जाएगा, एक इधर से पाया जाएगा। तो यही कह रहा है कि प्रत्येक स्टोमेटा में 2 किडनी शेप्ड के गार्ड सेल पाए जाते हैं। इनर वॉल इसका जो होता है वो गार्ड सेल का, यानी कि ये गार्ड सेल जो है, यानी कि जो ये गार्ड सेल है इसका जो इनर वॉल होता है यानी कि अंदर का जो दीवार होता है वो मोटा होता है, बट एंड आउटर वॉल इज थिन, और इसका जो बाहरी परत होता है यानी कि इसका जो बाहरी परत होता है यह बहुत ही पतला होता है। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी कि स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कौन कौन सा मैकेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, तो मैं स्टोमेटा के ओपनिंग एंड स्टोमेटा के क्लोजिंग में कौन कौन से मैकेनिज्म काम करते हैं, तो स्टोमेटा के ओपनिंग एंड स्टोमेटा के क्लोजिंग में कौन कौन से मैकेनिज्म काम करते हैं, तो इसमें आता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर ड्यू टू टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी रिस्पेक्टिवली, यानी कि स्टोमेटा के क्लोजिंग और स्टोमेटा के ओपनिंग जो होता है यह किसके कारण होता है, तो यह टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी के कारण ही होता है। यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा का जो ओपनिंग एंड स्टोमेटा का जो क्लोजिंग होता है यह किसके कारण होता है, तो यह सेल के टर्जिडिटी एंड सेल के फ्लैसिडिटी के कारण ऐसा देखने को मिलता है। मतलब क्या होता है, तो स्टोमेटा मूवमेंट इज गवर्नड बाय टर्गर प्रेशर, यानी कि जो स्टोमेटा का मूवमेंट होता है इसका मतलब क्या होता है, तो टर्गर प्रेशर को हम जानते हैं, ठीक, यानी कि सीधा सीधा कहो सेल यानी कि लीफ का जब लीफ के सेल में जब टर्जिडिटी पाया जाता है और लीफ के सेल में जब फ्लैसिडिटी पाया जाता है तो इसी को टर्गर प्रेशर के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए कह रहा है कि मीन्स स्टोमेटल मूवमेंट, यानी कि जो स्टोमेटल मूवमेंट का मतलब होता है यानी कि मीन्स यानी टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी, यानी कि टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी का मतलब होता है स्टोमेटल मूवमेंट इज गवर्नड बाय टर्गर प्रेशर, यानी कि जो
इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट होता है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट होता है या किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, तो टर्गर प्रेशर के द्वारा ही मूवमेंट गवर्न किया जाता है, यानी कि उसको नियंत्रित किया जाता है। द टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल इज इंक्रीजेज, इंस्ट्रूमेटा आर ओपेंड एंड व्हेन डिक्रीजेज इंस्ट्रूमेटा आर क्लोज, यानी कि जब टर्गर प्रेशर गार्ड यानी गार्ड सेल का, यानी कि व्हेन टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल इंक्रीजेज, यानी कि जब गार्ड सेल का टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है, यानी कि जब गार्ड सेल यानी जब गार्ड सेल में या फिर किडनी सेफ गार्ड सेल्स में जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा तो इंस्ट्रूमेटा जो होता है वो खुल जाता है, यानी कि फिर से गार्ड सेल में जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है तो उस समय इंस्ट्रूमेटा खुल जाता है। एंड जब गार्ड सेल्स में टर्गर प्रेशर डिक्रीज होता है तो उस समय इंस्ट्रूमेटा जो होता है वो बंद हो जाता है। बहुत ही सही पॉइंट। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज डिटरमाइंड बाय फोटोमीटर, यानी कि ट्रांसपायरेशन के रेट को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ट्रांसपायरेशन के रेट को मापने के लिए फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर से ट्रांसपायरेशन के रेट को मापने के लिए या फिर ट्रांसपायरेशन रेट को निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यह फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है फोरेट। इसके लिए क्या ट्रिक है, तो इसके लिए ट्रिक है फोरेट, यानी फोरेट, ठीक, फोरेट्रा, फोरेट हो जाएगा फोरेट, यानी कि फोटोमीटर से जो होता है वो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन मापा जाता है, यानी कि फोरेट्रा फोरेट्रा हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। ट्रिक हो गया हमारा क्या, तो ट्रिक हो जाएगा फोरेट्रा, यानी फोटोमीटर से क्या मापा जाता है, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन मापा जाता है। ट्रिक है फोरेट्रा, यानी कि फोटोमीटर से क्या मापा जाता है, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन मापा जाता है। कंप्लीट। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट गटेशन। गटेशन का मतलब क्या होता है, टर्म इज कॉइंड बाई बर्गस्टीन, यानी कि बर्गस्टीन नामक साइंटिस्ट के द्वारा गटेशन टर्म को सर्वप्रथम दिया गया था, यानी कि गटेशन टर्म सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो गटेशन टर्म जो है वो बर्गस्टीन नामक साइंटिस्ट के द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था। फिर से गटेशन टर्म किसके द्वारा दिया गया था, तो गटेशन टर्म सर्वप्रथम जो था वो बर्गस्टीन नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। द एक्सुडेशन ऑफ वाटर विथ साल्ट एंड मिनरल थ्रू हाइड्रोथोड्स इज कॉल्ड गटेशंस, यानी कि द एक्सुडेशन ऑफ वाटर विथ साल्ट एंड मिनरल्स थ्रू हाइड्रोथोड्स, यानी हाइड्रोथोड्स के द्वारा, यानी कि हाइड्रोथोड्स का मतलब क्या होता है, तो ये लीफ हो गया, ठीक, ये लीफ हो गया, तो इसी को हाइड्रोथोड्स कहते हैं, ठीक। हाइड्रोथोड्स के द्वारा, यानी कि हाइड्रोथोड्स के द्वारा जब साल्ट और मिनरल्स का वाटर के रूप में एक्सुडेशन होता है तो उसी को हम गटेशन के नाम से जानते हैं। फिर से द एक्सुडेशन ऑफ वाटर विथ साल्ट एंड मिनरल्स थ्रू हाइड्रोथोड्स, यानी कि हाइड्रोथोड्स के द्वारा जब साल्ट और मिनरल के साथ वाटर का एक्सुडेशन होता है तो उसी को हम गटेशन के नाम से जानते हैं। यानी गटेशन प्रक्रिया में साल्ट और मिनरल भी बाहर निकल के चले जाते हैं, यानी कि इसके द्वारा जो ये कोना सरफेस है इसके द्वारा साल्ट और मिनरल भी पानी के साथ बाहर निकल के चला आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोथोड्स, यानी कि ये हाइड्रोथोड्स हो गया, इसी के द्वारा जब साल्ट और मिनरल्स भी जो है, यानी साल्ट विथ मिनरल्स, यानी मिनरल्स और साल्ट के साथ, यानी कि साल्ट और मिनरल के साथ जब वाटर का एक्सुडेशन हो जाता है तो उसी को हम गटेशन के नाम से जानते हैं। यहीं पे बूंद बूंद के रूप में जो है निकल जाता है, यानी कि बूंद बूंद के रूप में यहीं पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है हाइड्रोथोड्स। हाइड्रोथोड ए स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट टिप ऑफ वेन्स ऑफ लीव्स, यानी कि जो लीव्स हैं यहीं दिखा है ना, यानी है क्या कह रहा है, ए स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट टिप ऑफ वेन्स ऑफ लीव्स, यानी पत्तियों के जो वेन्स होते हैं उसके टिप पर यह संरचना पाई जाती है, यानी कि ए स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट टिप ऑफ वेन ऑफ लीव्स, यानी कि जो पत्तियों का वेन होता है, यानी जो पत्तियों का वेन होता है, पत्तियों के वेन के टिप पर यह संरचना पाई जाती है, यही संरचना है, ठीक। इसी पे हाइड्रोथोड्स पाया जाता है जो कि साल्ट और मिनरल, यानी कि साल्ट और मिनरल के साथ इसमें वाटर का एक्सुडेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इट इज काज ड्यू टू रूट प्रेशर, यानी कि जो गटेशन की प्रक्रिया होती है किसके कारण होता है, तो गटेशन की जो प्रक्रिया होती है वो किसके कारण होती है, तो गटेशन की प्रक्रिया जो होती है वो किसके कारण होती है, तो गटेशन की जो प्रक्रिया होती है, गटेशन की प्रक्रिया किसके कारण होता है, तो गटेशन की प्रक्रिया जो होता है वो रूट प्रेशर के कारण ही होता है। गटेशन नॉर्मली अकर्स इन नाइट, यानी कि गटेशन की क्रिया कब होती है, तो गटेशन एक प्रकार का नॉकटर्नल
प्रोसेस होता है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया जो होती है वो रात में ही देखने को मिलती है। अब हम नेक्स्ट सेशन में तीसरे नंबर यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फोटोसिंथेसिस से संबंधित है। तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।